ओके फ्रेंड्स, सो वेलकम अगेन फ्रेंड्स। कंटिन्यू करेंगे हम अपने क्वेश्चंस को। लास्ट क्लास में हमने काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस कर लिए हैं और यहाँ पर हम उन्हीं क्वेश्चंस की सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं। मैंने नंबरिंग यहाँ पे 1 से डाली हुई है, बट इट डजेंट मीन कि नंबर 1 से स्टार्ट होंगे हमारे क्वेश्चंस। तो हम पहले भी काफ़ी कर चुके हैं क्वेश्चंस, तो यहाँ पर हम जो है क्वेश्चंस को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, सो नाउ फ्रेंड्स, क्वेश्चन हमारे पास है दैट पर्पस ऑफ द स्लुइस वोल्व और गेट वोल्व इन अ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। नाउ फ्रेंड्स, व्हाट हैपन्स कि जब हम बात करते हैं कि हमारे पास पाइपलाइन है, जैसे मान लीजिएगा कि ये हमारे पास एक पाइपलाइन है। ठीक है, अब इस पाइपलाइन में जब पानी फ्लो करेगा, जब इस पाइपलाइन में पानी फ्लो करेगा तो पानी के फ्लो को हमने क्या करना है, रेगुलेट करना है। पानी के फ्लो को रेगुलेट करना है, तो पानी के फ्लो को रेगुलेट करने के लिए हम नंबर ऑफ वोल्व्स यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें कि हमें पानी के फ्लो को रोकना है, अगर हम पानी के फ्लो को रोकना चाहते हैं तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, एक वोल्व लगा देते हैं। इस वोल्व को नाम दे दिया हमने गेट वोल्व, या इसको ही स्लुइस वोल्व भी बोल सकते हैं, जैसा यहाँ पर लिखा गया है स्लुइस वोल्व या गेट वोल्व। ठीक है, अब यहाँ पर पॉइंट ये है कि आपने जो गेट वोल्व लगाया है या जो स्लुइस वोल्व लगाया है वो किस पर्पज़ के लिए लगाया है, पानी के फ्लो को रोकने के लिए। अगर आप नहीं चाहते कि हमें आगे पानी को फ्लो करवाना है तो हमने पानी के फ्लो को रोकने के लिए वोल्व लगा दी। आगे पाइप की मेंटेनेंस चली हुई है, पाइप की मेंटेनेंस करनी है हमें, तो उस पर्पज़ के लिए हमने पानी के फ्लो को रोकना होगा। तो यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं, बेसिकली गेट वोल्व लगा रहे हैं। तो गेट वोल्व का फंक्शन क्या होता है, पानी के फ्लो को रोकना, राइट। तो टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ द वाटर, आप ऐसा समझ सकते हैं। अब ये वोल्व जो हम लगाते हैं ये हमेशा लगाए जाते हैं टॉप मोस्ट पॉइंट पर। अगर हम वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में बात करते हैं तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में हमारे पास नंबर ऑफ पाइप्स होती हैं फ्रेंड्स। अब जैसे मान लीजिएगा कि एक पाइप हमारे पास कुछ इस तरीके से है, दिस वन, ये पाइप हमने लगाई। अब क्योंकि हमें पता है कि जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में जो हमारी वाटर पाइप्स होती हैं उसमें जब पानी फ्लो करता है वो प्रेशराइज्ड फ्लो होता है। प्रेशराइज्ड फ्लो का मतलब प्रेशर डिफरेंस की वजह से पानी क्या कर रहा होता है, फ्लो कर रहा होता है। बट जब हम सीवर नेटवर्क की बात करते हैं तो सीवर्स जो हमारे पास होते हैं उन सीवर्स में पानी फ्लो करता है ग्रेविटी की वजह से, दैट इज द ओपन चैनल फ्लो। तो सीवर्स में पानी फ्लो करता है ग्रेविटी की वजह से, बट वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में जो हमारी वाटर पाइप्स होती हैं, जो वाटर मेन्स होती हैं, उसमें पानी फ्लो करता है प्रेशर डिफरेंस की वजह से। अब क्योंकि थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द पाइप हमने पाइप का एरिया सेम रखा हुआ है, डिस्चार्ज भी सेम है, कंजर्वेशन ऑफ मास, तो डिस्चार्ज भी सेम है फ्रेंड्स और एरिया भी सेम है। और हमें पता है डिस्चार्ज होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। तो जब डिस्चार्ज को सेम रखोगे, एरिया को सेम रखोगे, तो इसका मतलब वेलोसिटी भी आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। और जब पानी फ्लो करेगा इस पाइप के थ्रू तो यहाँ पर पानी की जब भी फ्लो करता है तो पानी के पास एनर्जीज होती हैं, काइनेटिक एनर्जी, डेटम एनर्जी, प्रेशर एनर्जी। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हमने बोला है वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब हम ये बोल रहे हैं कि जब पानी ऊपर की तरफ फ्लो करेगा, जब पानी ऊपर की तरफ फ्लो करेगा तो पानी की जो डेटम एनर्जी है, जो पानी का डेटम हेड है, वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। बट अगर डेटम हेड इंक्रीज करता है तो प्रेशर हेड क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो ऊपर की तरफ जाते जाते पानी का प्रेशर हेड क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इस बात का मतलब ये हुआ कि टॉप मोस्ट पॉइंट के ऊपर जब आप बात करेंगे, जब पानी टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा तो यहाँ पर पानी के पास जो प्रेशर हेड होगा वो सबसे कम होगा, प्रेशर हेड सबसे कम होगा। अब यहाँ पर अगर प्रेशर हेड कम है तो इसका मतलब जब हम पानी को रोकेंगे, यहाँ पर गेट वोल्व लगाएंगे, अब कोई ना कोई मटेरियल तो आपको यूज करना होगा। तो आपने यहाँ पर कोई वोल्व लगाई हुई है पानी के फ्लो को रोकने के लिए। अब यहाँ पर पानी के पास प्रेशर सबसे कम है, तो इसका मतलब जो हमारे मटेरियल, जो जिस मटेरियल की हम बात कर रहे हैं उस मटेरियल की स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट की अगर बात करें वो कंपेरेटिवली कम निकल कर आएगी। कंपेरेटिवली कम का मतलब ये है कि अगर हम इस वोल्व को लोएस्ट पॉइंट पर लगाते, जब हमारे पास ये पाइप नीचे भी जाएगी, जैसे मान लीजिएगा यहाँ पे, तो पाइप को अगर हम इस गेट वोल्व को सबसे लोएस्ट पॉइंट पर लगाते हैं तो यहाँ पर डेटम हेड की वैल्यू कम हो रही होगी बट प्रेशर हेड इंक्रीज कर जाता है। तो लोएस्ट पॉइंट पर प्रेशर हेड ज़्यादा होने की वजह से हमें वो मटेरियल यूज करना पड़ेगा जिसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा हो। इसीलिए कोस्ट इफेक्टिव काम करने के लिए हम क्या करते हैं, गेट वोल्व को हमेशा टॉप मोस्ट पॉइंट पर लगाते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो गेट वोल्व हमने लगाई टॉप मोस्ट पॉइंट पर। आप इसको स्लुइस वोल्व भी बोल सकते हैं, आप इसको ग्लोब वोल्व भी बोल सकते हैं, बटरफ्लाई वोल्व भी बोल सकते हैं। अब ये वोल्व्स जो होती है सबका पर्पस तो एक ही है, पानी के फ्लो को रेगुलेट करना, बट कोई लार्ज स्केल पर करता है, कोई स्मॉल स्केल पर कर रहा होता है, राइट। अब गेट वोल्व जो होती है ये मैनुअली ऑपरेटेड होती है, गेट वोल्व मैनुअली ऑपरेटेड होती है। मतलब हम जब हमें पानी के फ्लो को रोकना है तब हम गेट वोल्व को क्लोज कर देंगे, अगर हमें पानी के फ्लो को रोकना नहीं है तब हम गेट वोल्व को ओपन कर देंगे। मतलब हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो हम मैनुअली ऑपरेटेड बोलते हैं। कुछ वोल्व्स ऐसी होती हैं जो ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड होती हैं। लाइक अगर हम गेट वोल्व की जैसे मान लीजिएगा कि पानी आगे की तरफ फ्लो करके गया, तो पानी आगे की तरफ फ्लो कर रहा है, इसको हमने बोला डाउनस्ट्रीम साइड, और इस ये वाली जो साइड है इसको बोल दिया हमने अपस्ट्रीम साइड।
तो गेट वॉल के दोनों तरफ हम क्या करते हैं, एयर वॉल्स लगा देते हैं। अब गेट वॉल सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पर है, एयर वॉल को भी टॉप मोस्ट पॉइंट पर लगाया जाता है। दो टाइप की एयर वॉल्स होती है हमारे पास, एक होती है एयर रिलीफ वॉल्व और एक को बोलते हैं एयर इनलेट वॉल्व। तो दो टाइप की हमारे पास वॉल्व्स होती हैं। तो डाउनस्ट्रीम साइड पर हम लगाते हैं जनरली एयर इनलेट वॉल्व और अपस्ट्रीम साइड पर लगाते हैं हम एयर रिलीफ वॉल्व। ये जो एयर वॉल्व्स होती हैं ये इनका काम है पाइप की सेफ्टी को इंश्योर करना, पाइप की सेफ्टी को इंश्योर करना। अगर हमने एयर वॉल्व्स नहीं लगाई, अगर हमने एयर वॉल्व्स को नहीं लगाया तो होगा क्या, एयर वॉल्व्स ना लगाने की वजह से, एयर वॉल्व्स ना लगाने की वजह से आपकी जो पाइप है उसमें फेलियर आ सकता है, उसमें फेलियर आ सकता है। तो पाइप की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए हमने एयर वॉल्व्स लगाई हैं। अपस्ट्रीम साइड पर एयर रिलीज वॉल्व लगाएंगे और डाउनस्ट्रीम साइड पर कौन सी वॉल्व लगाते हैं, एयर इनलेट वॉल्व लगाते हैं। तो डाउनस्ट्रीम साइड पर एयर इनलेट वॉल्व लगाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड होती है, ये ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड होती है। सिमिलरली जब पानी आगे की तरफ जाएगा तो जो लोएस्ट पॉइंट होता है, जैसे अगर मैं इसको आगे की तरफ, अगर इसको मैं बनाता हूँ तो यहाँ पर पाइप आगे की तरफ फ्लो कर रही है और इसके लोएस्ट पॉइंट पर, जहाँ पर हम सबसे लोएस्ट पॉइंट की अगर बात करें तो लोएस्ट पॉइंट पर हम यहाँ पर एक वोल्व लगाएंगे। इस वोल्व को बोलेंगे ड्रेन ब्लो ऑफ वोल्व, या आप ड्रेन वोल्व बोल दो या स्काउर वोल्व भी बोल सकते हैं। तो इसके लोएस्ट पॉइंट पर लगाई जाती है स्काउर वोल्व या ड्रेन ब्लो ऑफ वोल्व। अब ड्रेन वोल्व का पर्पस क्या है या स्काउर वोल्व का पर्पस क्या है कि जब पानी यहाँ से फ्लो करके जाता है, जब पानी यहाँ से फ्लो करके जाएगा, तो जब पानी यहाँ से फ्लो करके जाएगा तो पानी के साथ कुछ सॉलिड्स पार्टिकल होंगे, वो सॉलिड पार्टिकल यहाँ पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। पाइप में सॉलिड पार्टिकल डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। पाइप के अंदर जब पानी के साथ सेडिमेंटेशन प्रोसेस चलेगा, कुछ पार्टिकल्स डिपॉजिट होंगे। अगर पार्टिकल डिपॉजिट हो रहे हैं, इस फिनोमेना को बोला जाता है इनक्रस्टेशन। इनक्रस्टेशन का मतलब डिपोजिशन ऑफ द सॉलिड्स। अब अगर इनक्रस्टेशन हुआ तो पाइप की डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है। पाइप उतना पानी कैरी कर ही नहीं पाएगी जितना पहले कर रही थी, क्योंकि अब पार्टिकल डिपॉजिट हो गए हैं। इसी वजह से पाइप की डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी अगर रिड्यूस हो जा रही है, हमें करना क्या है, हमें पाइप की क्लीनिंग करनी है, हमें इन पार्टिकल्स को रिमूव करना है। इन पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए हमने क्या किया, स्काउर वोल्व या ड्रेन वोल्व लगा दी सबसे लोएस्ट पॉइंट पर। लोएस्ट पॉइंट पर इसलिए लगाई, जब हम इस वोल्व को ओपन करेंगे तो पानी यहां से अपने आप फ्लो करके जाएगा और अपने साथ इन पार्टिकल्स को भी लेकर चला जाएगा। तो इन पार्टिकल्स की भी वॉशिंग हो रही है जब पानी मूव करेगा, यानी पाइप अपने आप को क्लीन कर रही है, कहने का मतलब ये है। अब जब पानी मूव करेगा अपने साथ इन पार्टिकल्स को लेकर जाएगा, तो हम इस वोल्व को सबसे लोएस्ट पॉइंट पर लगा रहे हैं, बट इसको टॉप मोस्ट पॉइंट पर भी लगा सकते थे। टॉप मोस्ट पॉइंट पर लगाने से होगा क्या, लगा तो सकते हैं बट आपको पानी ऊपर की तरफ फ्लो करवाने के लिए पानी को एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी देने के लिए पंप्स वगैरह लगाने पड़ेंगे, प्रेशर ज़्यादा देना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसी वजह से कॉस्ट इफेक्टिव काम करने के लिए हम ड्रेन वोल्व को जनरली लोएस्ट पॉइंट पर लगा रहे होते हैं। तो लोएस्ट पॉइंट पर हमने क्या लगा दी, ड्रेन वोल्व। और ये भी कैसी वोल्व होती है, आपकी मैनुअली ऑपरेटेड वोल्व होती है, ये भी मैनुअली ऑपरेटेड वोल्व होती है। तो ध्यान रखिएगा इन वोल्व्स का कि काफी बार क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। द पर्पस ऑफ स्लुइस वोल्व और गेट वोल्व इन अ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज टू आइसोलेट ए सेक्शन ऑफ पाइपलाइन, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एयर वॉल्व्स आर नॉर्मली इंस्टॉल्ड एट, अभी मैंने बताया आपको एयर वॉल्व्स गेट वोल्व के दोनों तरफ लगाई जाती है। तो एयर वॉल्व्स आर नॉर्मली इंस्टॉल्ड एट लोएस्ट पॉइंट पर तो नहीं लगाते, गेट वोल्व तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर लगाते हैं। समिट और हायर पॉइंट ऑफ द पाइपलाइन, सही बात है कि सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पर लगाएंगे। एवरी कंज्यूमर कनेक्शन इनसाइड सेडिमेंटेशन टैंक, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर गलत होंगे। स्काउर वोल्व्स और वॉश आउट वोल्व्स आर जनरली इंस्टॉल्ड, ये भी मैंने बताया आपको। जो स्काउर वोल्व होती है या इसको वॉश आउट वोल्व भी बोल सकते हैं, ये लगाई जाती है लोएस्ट पॉइंट पर। कहां लगाएंगे इसको, लोएस्ट पॉइंट पर इसको लगाया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, लोएस्ट पॉइंट पर हम इसको लगाते हैं। उसके बाद देखिएगा आगे रिफ्लेक्स वोल्व। देखो एक वोल्व होती है जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स वोल्व बोल दो, या इसी का दूसरा नाम है चेक वोल्व, या इसी का तीसरा नाम होता है नॉन रिटर्न वोल्व। ठीक है, नोमेनक्लेचर सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, तो नोमेनक्लेचर को आपको ध्यान रखना है। अब इसका काम क्या है, नाम से समझ आ रहा है सर ये नॉन रिटर्न वोल्व है। नॉन रिटर्न वोल्व का मतलब ये पानी को अपोजिट डायरेक्शन में जाने से रोकेगा। अपोजिट डायरेक्शन में जाने से रोकने का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिएगा आपके पास कुछ ऐसी पाइपलाइंस है, ठीक है, अब पानी जो है वो ऐसे यहाँ से पानी फ्लो करके आया और पानी यहाँ से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और फिर पानी ऐसे जा रहा है, और हमने यहाँ पर लगा दी गेट वोल्व। मान लो हमने यहाँ पर लगा दी गेट वोल्व। अब गेट वोल्व लगा दी और हमने गेट को कर दिया क्लोज। जब गेट क्लोज हो गया तो पानी तो आगे नहीं जा पाएगा। अब पानी जब आगे नहीं जा पा रहा है तो अब हुआ क्या, ये पानी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करके ना जाए।
अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करके ना जाए, क्योंकि हमने यहाँ पर लगाए होते पंप्स, यहाँ पर लगे होते हैं पंप्स। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करके चला गया, हमारे पंप्स खराब हो जाएंगे। इसी वजह से पानी को अपोजिट डायरेक्शन में जाने से रोकना है। यहाँ पर लगाई जाएंगी चेक वोल्व्स, यहाँ पर लगाई जाएंगी नॉन रिटर्न वोल्व्स, या आप इसको बोल सकते हैं रिफ्लेक्स वोल्व, जिसका काम है पानी को अपोजिट डायरेक्शन में जाने से रोकना है और पानी को एक ही डायरेक्शन में मूव करवाना है। तो ये चेक वोल्व लगाइए, ये पानी को अपोजिट डायरेक्शन में जाने से रोकेंगी। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्स वोल्व इट परमिट्स द फ्लो इन बोथ डायरेक्शंस, मतलब गलत बात हो जाएगी। प्रिवेंट द रिवर्स फ्लो, ये बात सही है, ये प्रिवेंट करती है रिवर्स फ्लो को, ये प्रिवेंट करती है रिवर्स फ्लो को। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एडजॉर्बेंट फॉर वाटर प्योरिफिकेशन। नाउ फ्रेंड्स, यहां पर पॉइंट ये है, एडजॉर्बेंट की बात कर रहा है। एडजॉर्बेंट की अगर हम बात करें तो हमारे पास मोस्ट कॉमनली यूज्ड एडजॉर्बेंट में एक्टिवेटेड कार्बन निकल कर आता है। एक्टिवेटेड कार्बन मोस्ट कॉमनली यूज्ड एडजॉर्बेंट होता है। एक्टिवेटेड कार्बन क्या है कि जब हम कार्बन को पाउडर फॉर्म में ऐड करते हैं अपने पानी के अंदर, जैसे मान लीजिएगा ये आपके पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में आपने पानी यहाँ पे रखा हुआ है और इस पानी के अंदर इम्प्योरिटीज है। इम्प्योरिटीज सस्पेंडेड सॉलिड्स भी होंगे, डिजोल्व सॉलिड्स भी होंगे, डिजोल्व गैसेस भी होंगी कुछ। तो पानी के अंदर क्या प्रेजेंट है फ्रेंड्स? इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है। अब हमने किया क्या, हमने इस पानी में डाल दिया एक्टिवेटेड कार्बन। एक्टिवेटेड कार्बन का मतलब हमने कार्बन को पाउडर फॉर्म में डाल दिया है, हमने कार्बन को पाउडर फॉर्म में डाल दिया है। अब कार्बन को जब हम पाउडर फॉर्म में बनाते हैं, कार्बन को जब हम पाउडर फॉर्म में बनाते हैं तो जितना छोटा पार्टिकल साइज होता है उतना उसका ही सरफेस एरिया उतना ही ज़्यादा निकल कर आएगा। जितना छोटा हम पार्टिकल साइज करेंगे उसका सरफेस एरिया उतना ही ज़्यादा निकल कर आएगा। यानी हम उस कंपाउंड को सरफेस रिएक्टिव बना रहे होते हैं। साथ में हमने इस कंपाउंड को एक्टिवेट भी करना है। हम इस कंपाउंड को एक्टिवेट करवाएंगे। एक्टिवेट करवाने का मतलब इसमें कुछ पोरस स्ट्रक्चर्स बनाने वाले हैं, इसके अंदर एयर एंट्रेनिंग करवाने वाले हैं। जैसे हम बोलते हैं कि जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं तो इस पार्टिकल के अंदर कुछ एयर की ओपनिंग करवाएंगे, माइन्यूट सी ओपनिंग करवाते हैं, जिसकी वजह से कंपाउंड्स और भी ज़्यादा सरफेस रिएक्टिव हो जाता है। तो सरफेस रिएक्टिव जितना ज़्यादा हुआ कंपाउंड, वो क्या करेगा, अपने सरफेस के ऊपर इंप्योरिटीज को अट्रैक्ट करेगा, एड्सॉर्प्शन फिनोमेना चलेगा। तो जब ये कंपाउंड अपने सरफेस के ऊपर इंप्योरिटीज को एड्सॉर्ब करेगा तो इंप्योरिटीज इस पार्टिकल के सरफेस के ऊपर आके एड्सॉर्ब हो जाएंगी। अब कौन कौन सी इंप्योरिटीज यहाँ पे रिमूव होती है? जनरली एक्टिवेटेड कार्बन को यूज किया जाता है डिजोल्व सॉलिड्स को रिमूव करने के लिए, कुछ डिजोल्व गैसेस को, जैसे H2S, H2F, तो कुछ गैसेस को रिमूव करने के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। बाकी कोलोइडल पार्टिकल्स हैं उनको तो रिमूव करने के लिए यूज करते ही हैं। तो मोस्टली इसका यूज किया जाता है डिजोल्व सॉलिड्स और डिजोल्व गैसेस, कुछ गैसेस को रिमूव करने के लिए। जनरली डिजोल्व इंप्योरिटीज को रिमूव करने के लिए एरेशन ट्रीटमेंट भी होता है, बट यहाँ पर एड्सॉर्बेंट की अगर बात करें, एड्सॉर्बेंट के लिए एक्टिवेटेड कार्बन कॉमनली यूज किया जाता है। बाकी ग्राउंड हस्क कार्बन है, ये भी यूज होता है प्योरिफिकेशन में। कोकोनट शेल कार्बन ये भी यूज होता है। मोस्ट कॉमनली यूज में अगर बताएं तो एक्टिवेटेड कार्बन हम बता सकते हैं। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नाउ वी हैव स्टेटमेंट्स दैट मोस्ट कोलोइडल पार्टिकल्स इन वाटर आर नेगेटिवली चार्ज्ड। फ्रेंड्स, हमें एक चीज़ पता है कि जब हम बात करते हैं अपने प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक की, जब हमें प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक डिज़ाइन करना हो और हम क्या बोलते हैं कि ये हमारा जो डिज़ाइन पार्टिकल है ये लेंथ के अलोंग मूव करेगा, जो लेंथ टैंक की लेंथ होगी इस लेंथ के अलोंग मूव करेगा विद वेलोसिटी ऑफ फ्लो, जो भी हमारे पास पानी की वेलोसिटी होगी। अब यही पार्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी मूव करता है जो उसकी सेटलिंग वेलोसिटी होगी, अब सेटलिंग वेलोसिटी की जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर नेचर ऑफ फ्लो के रिस्पेक्ट में सेटलिंग वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। जब हम स्टोक्स लॉ की बात करते हैं, स्टोक्स लॉ हमारे पास है और जब हम स्टोक्स लॉ लगाते हैं तो एक जनरल एक्सप्रेशन हमारे पास होती है गिवन बाय द स्टोक्स लॉ। तो जनरल एक्सप्रेशन क्या बोलती है सेटलिंग वेलोसिटी की? दैट √4/3 g-1 GD अपॉन में CD। फ्रेंड्स, दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन फॉर द स्टोक्स लॉ। इसमें जो CD होता है दिस इज द ड्रैग कोफिशिएंट। ये क्या होता है? ड्रैग कोफिशिएंट होता है जो डिपेंड करता है नेचर ऑफ फ्लो के ऊपर। अगर फ्लो लैमिनार हुआ CD की वैल्यू होती है 24/RE। अगर हमारे पास फ्लो हुआ ट्रांजिशनल फ्लो, CD की वैल्यू कुछ और निकल कर आती है। तो नेचर ऑफ फ्लो कैसा है उसके रिस्पेक्ट में ड्रैग कोफिशिएंट की वैल्यू वेरी कर जाती है। सिमिलरली अगर हम ये बात करते हैं हमारे टैंक में मान लो लैमिनार फ्लो कंडीशन बनी हुई है, तो लैमिनार फ्लो कंडीशन में ड्रैग कोफिशिएंट की वैल्यू होती है 24/RE। RE आपका रेनॉल्ड्स नंबर है, रो VD/μ करके निकालते हैं। जब इसकी वैल्यूज को पुटअप करते हैं तो हमारे पास सेटलिंग वेलोसिटी का फॉर्मूला निकल कर आता है g-1 गामा W d² अपॉन में 18μ। ये हमारे पास फॉर्मूला निकल कर आता है फॉर द लैमिनार फ्लो कंडीशन। अब लैमिनार फ्लो कंडीशन है, अब यहाँ पर
जब हम सेडिमेंटेशन टैंक को डिज़ाइन करते हैं तो डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास जो क्राइटेरिया होता है, जो पैरामीटर होता है, डिज़ाइन पैरामीटर, वो होता है सेटलिंग वेलोसिटी, या इसी को बोलते हैं सरफेस ओवरफ्लो रेट। इसी को क्या बोलते हैं? सरफेस ओवरफ्लो रेट बोलते हैं। अब हुआ क्या कि अगर ये जो हमारे प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक होते हैं, जनरली इनको डिज़ाइन किया जाता है फॉर द पार्टिकल हैविंग साइज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 माइक्रोन्स। अगर पार्टिकल हमारे पानी के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज अगर 50 माइक्रोन से छोटा है, मतलब स्मॉलर पार्टिकल्स हैं, तो उस केस में प्लेन सेडिमेंटेशन डिज़ाइन नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि छोटे पार्टिकल को सेटल होने के लिए टाइम ज़्यादा चाहिए होता है। छोटे पार्टिकल जल्दी सेटल नहीं हो सकते, उनको टाइम ज़्यादा चाहिए होगा, तो उनकी सेटलमेंट होती है ज़्यादा टाइम में, उनको टाइम ज़्यादा चाहिए होगा। इसी वजह से हम करते क्या, फिर कोएगुलेशन एडिड सेडिमेंटेशन अडॉप्ट करते हैं। जब हम कोएगुलेशन एडिड सेडिमेंटेशन करते हैं तो ये 3 स्टेजेस में करते हैं। पहले करते हैं कोएगुलेशन, फिर इसको लेकर जाते हैं फ्लोकुलेशन के लिए, और फिर करवाते हैं सेडिमेंटेशन। जब कोएगुलेशन की बात आती है तो कोएगुलेशन का पर्पस क्या होता है? ये जो छोटे पार्टिकल्स, जिसको कोलोइड्स हम बोल सकते हैं, ये जो कोलोइड्स होते हैं, यहाँ पर इन पार्टिकल्स को अगर हम पास लेकर आए, इनके एग्लोमरेशन के लिए, इनके कॉम्बिनेशन के लिए, इनको जोड़ने के लिए पास लेकर आते हैं, तो ये पार्टिकल पास आकर जुड़ता नहीं है, ये एक दूसरे को रिपेल कर देता है। अब रिपेल क्यों करता है? क्योंकि इनके ऊपर चार्ज प्रेजेंट होता है। चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। जनरली ऑब्जर्वेशन से पता लगा कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, और नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर एक जीटा पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है, क्योंकि पानी के अंदर कुछ और आयंस भी होते हैं, कुछ पॉजिटिव आयंस भी होते हैं, और ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इन पॉजिटिव आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ डबल लेयर का फॉर्मेशन होता है। एक स्टर्न लेयर बनता है, एक डिफ्यूज लेयर बनता है, तो एक डबल लेयर का फॉर्मेशन बन रहा होता है। इसकी वजह से यहाँ पर जीटा पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है, और जीटा पोटेंशियल सिग्निफाई करता है रिपल्शन फोर्स को। जितना ज्यादा जीटा पोटेंशियल होगा उतना ही ज्यादा पार्टिकल एक दूसरे को रिपेल करेगा, मतलब वो कभी भी जुड़ नहीं पाएगा। अगर नेचुरली आपका पार्टिकल जुड़ नहीं पा रहा है, इसका मतलब हम बोलेंगे हमारे पार्टिकल स्टेबल है। हमारे पार्टिकल क्या है? स्टेबल। तो जनरली अगर आपके जो पार्टिकल होते हैं नेचुरल वाटर में, जो कोलोइड्स होते हैं, वो स्टेबल होते हैं। स्टेबल होने का मतलब वो एग्लोमरेट नहीं कर पाएंगे। अब हमें इनका एग्लोमरेशन करवाना है, हमें इन पार्टिकल को आपस में जुड़वाना है, तो करना क्या होगा? हमें इनको डीस्टेबलाइज करना होगा। तो इन पार्टिकल को डीस्टेबलाइज करने के लिए हम करते क्या है? हम पानी में कुछ केमिकल डाल देते हैं। केमिकल वो डालेंगे जो पानी में जाएंगे और पानी के साथ रिएक्ट करके कुछ पॉजिटिव कैटायंस बनाने वाले हैं। जैसे एग्जांपल एलम जब हम पानी में मिलाते हैं तो एलम पानी में मिलाने के बाद पानी में पॉजिटिव कैटायंस का फॉर्मेशन होगा। ये जो पॉजिटिव कैटायंस का फॉर्मेशन हुआ, तो ये कैटायंस उस चार्ज पार्टिकल को जाके न्यूट्रलाइज कर देगा। जब वो पार्टिकल न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तब हम उन पार्टिकल्स को वेरी इजीली एक दूसरे के साथ एग्लोमरेशन उनका करवा सकते हैं। और जब ये पार्टिकल आपस में जुड़ेगा तो फ्लोक्स का फॉर्मेशन होगा, और उन फ्लोक्स को सेडिमेंटेशन टैंक में सेटल करवा देते हैं। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यहाँ पर मोस्ट कोलोइडल पार्टिकल्स इन वाटर आर नेगेटिवली चार्ज। तो मोस्टली जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे पास नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। द सरफेस चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल्स इज द मेजर कंट्रीब्यूटर टू देयर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब हमारे पार्टिकल एग्लोमरेट नहीं हो रहे नेचुरली, इसका मतलब पार्टिकल स्टेबल है। हमारा जो सस्पेंशन है वो स्टेबल सस्पेंशन है, वहां पर पार्टिकल नेचुरली एग्लोमरेट नहीं हो रहे। तो स्टेबिलिटी का रीजन क्या है? क्योंकि पार्टिकल चार्ज कैरी कर रहा है, उस चार्ज की वजह से जीटा पोटेंशियल आ रहा है, जिसकी वजह से पार्टिकल एग्लोमरेट नहीं कर पा रहा है। तो यस, बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट। तो यहां पर जो दोनों स्टेटमेंट है यहां पर क्या है? करेक्ट है। In what intervals are rapids and filters to be cleaned by the backwashing? जब हम रैपिड्स एंड फिल्टर की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो हमें सबको पता है कि रैपिड्स एंड फिल्टर में जो हमारा इफेक्टिव साइज होता है पार्टिकल्स का, इफेक्टिव साइज जो रखा जाता है, जो कि एलन हेजन ने डिफाइन किया है, इफेक्टिव साइज यहाँ पे रखते हैं 0.35 या आप 0.4 भी बोल सकते हैं, 0.4 से 0.55 mm तक। दिस इज द इफेक्टिव साइज। और ये इफेक्टिव साइज स्लोस एंड फिल्टर के कंपेरेटिवली ज्यादा होता है। सोर्स एंड फिल्टर के कंपैरेटिवली ये इफेक्टिव साइज ज्यादा होता है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स जो होते हैं पानी जो आपके जब पानी फ्लो करता है, पानी जब फिल्टर होता है इस रैपिड्स एंड फिल्टर से, तो यहाँ पर रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ज़्यादा निकल कर आता है। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ज़्यादा निकल कर आने का रीज़न क्या है? एक तो यहाँ पर पार्टिकल साइज ज़्यादा होता है और साथ में कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी को कम रखा जाता है स्लोस एंड फिल्टर के कंपैरेटिवली। स्लोस एंड फिल्टर में पार्टिकल साइज कम होता है और कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी वहाँ ज़्यादा होता है। जितना ज़्यादा कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी होगा, पार्टिकल के साइज की रेंज उतनी ज़्यादा होगी, और जितनी ज़्यादा पार्टिकल के साइज की रेंज होगी, मतलब बड़े से लेकर छोटे पार्टिकल सारे आएंगे, तो उस केस में आपका जो ग्रेडेशन होगा पार्टिकल्स का वो वेल ग्रेडेशन की तरफ जाएगा। तो स्लो एंड फिल्टर में रैपिड्स एंड फिल्टर के कंपैरेटिवली जो मीडियम होता है वेल ग्रेडेड होता है कंपैरेटिवली,
कंपेरेटिवली वेल ग्रेडेड होता है। स्लो सैंड फिल्टर में यहाँ पर जो आपका फिल्टर है वो पानी के फ्लो के अगेंस्ट रेजिस्टेंस ज़्यादा ऑफर करेगा, तो पानी की एनर्जी में लॉस ज़्यादा निकल कर आता है। बट रैपिड सैंड फिल्टर में जो मीडियम रेजिस्टेंस ऑफर करता है वो कंपेरेटिवली कम करेगा, तो यहाँ पर एनर्जी में लॉस कंपेरेटिवली कम निकल कर आता है। अगर हम रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को कंपेयर करें फ्रेंड्स, तो रैपिड सैंड फिल्टर में स्लो सैंड फिल्टर के कंपेरेटिवली 30 गुना 30 टाइम्स रेट ऑफ फिल्ट्रेशन क्या निकल कर आता है, ज्यादा निकल कर आता है। ठीक है, अब जब रैपिड सैंड फिल्टर में रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ज्यादा है तो यहां पर इंप्योरिटीज सरफेस पे तो रुकेंगी, साथ में पेनिट्रेट भी कर जाती हैं। मीडियम के डीपली पेनिट्रेशन जहां पर देखने को मिलेगा इंप्योरिटीज का। तो सिर्फ सरफेस क्लीनिंग रैपिड सैंड फिल्टर में अगर की जाए तो आपका मीडियम पूरी तरह से क्लीन नहीं होता, क्योंकि इंप्योरिटीज पेनिट्रेट कर गई हैं। इसीलिए बैक वॉशिंग का कॉन्सेप्ट आता है कि यहां पर फिल्टर तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा पानी, बट इंप्योरिटीज को रिमूव करने के लिए बैक वॉशिंग भी की जाती है। अब ये बैक वॉशिंग जब करते हैं यहाँ पर, तो नॉर्मली यहाँ पर बैक वॉशिंग का पीरियड होता है 24 टू 48 आवर। मतलब नॉर्मली आप बोल सकते हैं डेली एवरेज अगर हम बात करें तो 1 या 2 दिन में हम बैक वॉशिंग कर देते हैं, 1 या 2 दिन में बैक वॉशिंग कर देते हैं। बट स्लो सैंड फिल्टर में बैक वॉशिंग नहीं होती, स्लो सैंड फिल्टर में सिर्फ सरफेस क्लीनिंग होती है, जो कि 3 महीने में एक बार होती है। सरफेस क्लीनिंग 3 महीने में एक बार ही होती है। तो रैपिड सैंड फिल्टर में बैक वॉशिंग करते हैं तो 24 से 48 घंटे। द क्लैरिफ्लोकुलेटर विल अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स। क्लैरिफ्लोकुलेटर की जब हम बात करते हैं फ्रेंड्स, क्लैरिफ्लोकुलेटर में 2 वर्ड हैं, क्लैरिफिकेशन और फ्लोकुलेशन। क्लैरिफिकेशन जनरली सेडिमेंटेशन टैंक को बोलते हैं। तो एक सिंगल टैंक जिसके अंदर फ्लोकुलेशन और सेडिमेंटेशन एक ही टैंक में करवाई जा रही हो, उसको बोलते हैं क्लैरिफ्लोकुलेटर। अब क्लैरिफ्लोकुलेटर जब हमने बनाया है, एक सिंगल टैंक हमने डिजाइन किया, इसी के अंदर फ्लोकुलेशन होगा, इसी के अंदर सेडिमेंटेशन होगा। जब फ्लोकुलेशन की बात कर रहे हैं तो सर उससे पहले हमने कोएगुलेशन भी किया होगा। तो कोएगुलेशन वाले टैंक से पानी आएगा इस टैंक में और यहाँ पर होगा फ्लोकुलेशन। फिर पानी जब आगे जाएगा तो यहाँ पर होगा सेडिमेंटेशन, कि पार्टिकल सेटल करता जाएगा टाइम के रिस्पेक्ट में। तो क्लैरिफ्लोकुलेटर विल अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स, दैट फ्लोक फॉर्मेशन एंड इट्स सब्सिक्वेंट रिमूवल बाय सेडिमेंटेशन। तो इसको बोलते हैं क्लैरिफ्लोकुलेटर। क्लियर। ट्रिकलिंग फिल्टर्स आर यूज्ड टू रिमूव। अब ट्रिकलिंग फिल्टर्स जो होते हैं वो हमारे पास बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होते हैं। जब हम बात करते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की, तो फ्रेंड्स वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में हमें पता है कि हम इसको 4 स्टेजेस में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। पहला हम करते हैं प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट, फिर करते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट, फिर करते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट और फिर करते हैं टर्शियरी ट्रीटमेंट। प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट में जनरली हम यूज करते हैं स्क्रीनिंग में हैवी सस्पेंडेड सॉल्ट्स को रिमूव किया जाता है। फिर हम यूज करते हैं यहाँ पे ग्रिड चैम्बर जनरली यूज किए जाते हैं इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए। फिर उसके बाद हम लगाते हैं अपना फ्लो इक्विलाइजेशन चैम्बर। स्कीमिंग टैंक भी फ्रेंड्स यूज करते हैं, बट जनरली हम स्कीमिंग टैंक वहाँ यूज करते हैं जहाँ पे टेम्परेचर कम हो। जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा हो वहाँ स्कीमिंग टैंक यूज नहीं करते। स्कीमिंग टैंक का पर्पज होता है ऑयल और ग्रीस पार्टिकल को रिमूव करना। फिर फ्लो इक्विलाइजेशन चैम्बर के बाद पानी जाएगा प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में, और प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक का पर्पज होता है ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉल्ट्स को रिमूव करना। उसके बाद पानी आगे जाएगा सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक पार्टिकल्स को रिमूव किया जाता है। डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए यहाँ पर 2 मैकेनिज्म की हेल्प लेते हैं। एक होता है अटैच ग्रोथ सिस्टम, एक होता है सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम। अटैच ग्रोथ सिस्टम की जब हम बात करते हैं, अटैच ग्रोथ सिस्टम में हम कुछ मीडिया पार्टिकल्स प्रोवाइड करते हैं ताकि बायोमास उन मीडिया पार्टिकल के ऊपर अटैच हो जाए। बायोमास किसने बनाई? माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बायोमास बनाएगा और उस मीडिया पार्टिकल के ऊपर अटैच हो जाएगा। तो जब हम पानी को फ्लो करवाएंगे उस फिल्टर के थ्रू, यहाँ पर हमारा फिल्टर है और पानी आ रहा है ऊपर से, पानी जब उस फिल्टर के थ्रू पास होके जाएगा जिस फिल्टर के ऊपर, जिस मीडिया पार्टिकल के ऊपर बायोमास अटैच है और उस बायोमास में माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैठा है, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस ऑर्गेनिक मैटर के कांटेक्ट में आएगा। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करना शुरू करेगा और बायोमास की थिकनेस इंक्रीज होना शुरू कर जाती है। तो यहाँ पर ट्रिकलिंग फिल्टर्स जनरली यूज किए जाते हैं डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करने के लिए। सस्पेंडेड सॉलिड्स, अब इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड्स के लिए ग्रिड चैम्बर है, ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड्स के लिए प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक होता है। जो आपके पास पैथोजेनिक बैक्टीरिया है ये होता है टर्शियरी ट्रीटमेंट में। टर्शियरी ट्रीटमेंट या केमिकल ट्रीटमेंट जिसमें हम न्यूट्रिएंट्स को रिमूव कर देते हैं, जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव कर देते हैं, पैथोजन वगैरह को रिमूव करते हैं, डिसइंफेक्शन करते हैं, ये आपका चलता है किसके अंदर? ये आपका चलता है फ्रेंड टर्शियरी ट्रीटमेंट में। कोलोइडल्स जो सॉलिड्स होते हैं, कोलोइड सॉलिड्स जनरली यूज इसको रिमूव करने के लिए कोएगुलेशन सेडिमेंटेशन टैंक यूज किया जाता है, उसको वहां से रिमूव कर सकते हैं। पैथोजेंस आर यूजली रिमूव्ड बाय, अब जनरली पैथोजन को रिमूव करने के लिए कॉमनली मेथड जो होता है हमारा क्लोरीन होता है। कॉमनली मेथड क्लोरीन होता है, क्लोरीनेशन की हेल्प से कर सकते हैं। पैथोजेंस को रिमूव करना हो तो क्लोरीनेशन किया जाता है।
among the following disinfectants of the wastewater the one that is most commonly used, question is saying most commonly used, तो मोस्ट कॉमनली हम यूज करते हैं क्लोरीन, मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं क्लोरीन, कॉमनली ये यूज किया जाता है। अब रीजन क्या है, एक रीजन ये निकल कर आता है क्लोरीन का। अगर मैं क्लोरीन और ओजोन में देखूंगा ना फ्रेंड्स, क्लोरीन और ओजोन में ओजोन जो है वो बेस्ट डिसइंफेक्टेंट निकल कर आता है। अब ओजोन और यूवी रेडिएशंस भी हैं, यूवी रेडिएशंस भी बेस्ट डिसइंफेक्टेंट होता है, बट हम यूज करते हैं क्लोरीन को। क्यों? क्योंकि क्लोरीन जब हम पानी में मिलाते हैं तो ये अमोनिया के साथ रिएक्ट कर जाता है और क्लोरामीन्स बनाता है। ये क्लोरामीन्स पानी में रेजिड्यूल, ये हमें रेजिडुअल फॉर्म में मिलती है। दिस क्लोरीन, जो ये क्लोरीन पानी में जब अमोनिया के साथ रिएक्ट करती है तो क्लोरामीन्स कंपाउंड बनाती है, और ये क्लोरामीन्स कंपाउंड जो होंगे ये पानी में रेजिडुअल फॉर्म में मिलेंगे। कहने का मतलब जब हम पानी को सप्लाई करेंगे अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के अंदर, कम्युनिटी में जब पानी की सप्लाई होगी तो वहां पर पानी के अंदर हमें कुछ रेजिडुअल फॉर्म में डिसइंफेक्टेंट चाहिए होता है। अगर हम ओजोन को यूज करते हैं तो ओजोन की स्टेबिलिटी पानी में ज़्यादा टाइम तक नहीं रहती, ओजोन की स्टेबिलिटी पानी में ज़्यादा टाइम तक नहीं रहती है। तो ओजोन ज़्यादा टाइम तक पानी में नहीं रहेगा तो इसका मतलब जब पानी फ्लो करके कम्युनिटी में आएगा पाइप्स के थ्रू, तो यहाँ पर पानी हमारा फ्यूचर अगर दोबारा से रिकंटेमिनेट हो जाए, क्योंकि अंडरग्राउंड पाइप्स है और पाइप्स में लीकेज भी होता रहता है, सॉइल के कॉन्टेक्ट में आएगा, तो हो सकता है कि हमारा पानी दोबारा से रिकंटेमिनेट हो जाए। तो रिकंटेमिनेट अगर हुआ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर दोबारा से आ गए, तो हमें पानी में डिसइंफेक्टेंट रखना होगा जो कि उस रिकंटेमिनेशन के अगेंस्ट सेफ्टी इंश्योर करवा सके। तो क्योंकि ओजोन में जो सब्सटेंस होता है, ओजोन में जो सब्सटेंस होता है वो आपका पानी में ज्यादा टाइम के लिए टिकता नहीं है, पानी में ज्यादा टाइम के लिए टिकता नहीं है। क्लोरीन की अगर बात करें तो क्लोरीन में हमें रेजिडुअल फॉर्म में कंपाउंड्स मिलता है, तो इसीलिए क्लोरीन मोस्ट कॉमनली एडॉप्ट की जाती है, राइट। यूज ऑफ कोएगुलेंट सच एज एलम। अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि एलम जब आप पानी में यूज करते हो, एलम का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला याद है, Al2SO4 thrice 18H2O, Al2SO4 thrice 18H2O, दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला फॉर द एलम, और इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है फ्रेंड्स 666 ग्राम, 666 ग्राम। अब हुआ क्या, जब हम पानी में एलम को मिलाते हैं तो एलम पानी के साथ रिएक्ट करता है और कुछ एक्वा मेटेलिक कैटायंस बना देता है। जब ये एक्वा मेटेलिक कैटायंस बनाता है तो साथ में H पॉजिटिव रिलीज होता है, साथ में क्या होता है, H पॉजिटिव रिलीज होता है। अब वेरियस एक्वा मेटेलिक कैटायंस बनते हैं, अब उन एक्वा मेटेलिक कैटायंस का जब फॉर्मेशन हुआ साथ में H पॉजिटिव भी रिलीज हुआ। ये जो H पॉजिटिव रिलीज होता है यानी ये पीएच को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देता है, ये पानी की पीएच को रिड्यूस कर देता है। अगर पानी की पीएच रिड्यूस हुई, एलम काम नहीं कर पाएगा। अगर पानी की पीएच रिड्यूस हुई तो एलम इफेक्टिवली काम नहीं करता है, इसीलिए हमें पानी की पीएच को मेंटेन रखना है। तो पानी की पीएच को मेंटेन रखने के लिए हम पानी में एल्कनिटी इंड्यूस करवा देते हैं। अगर नेचुरली पानी में एल्कनिटी नहीं होती है तो हमें पानी में एल्कनिटी मिलानी होगी। नेचुरली पानी में एल्कनिटी अगर प्रेजेंट नहीं है तो हमें पानी में एल्कनिटी इंड्यूस करवानी होती है। तो आर्टिफिशियली पानी में एल्कनिटी इंड्यूस करवाई जाती है, क्यों? क्योंकि वो पानी की पीएच को मेंटेन रखेगा। अब हुआ क्या, जब हम एलम वगैरह यूज करते हैं तो इसकी वजह से पानी की जो पीएच है वो क्या कर जाती है, वो रिड्यूस हो जाती है, पानी की पीएच रिड्यूस हो जाती है। तो रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ पीएच ऑफ द ट्रीटेड वाटर। क्लियर है पॉइंट फ्रेंड्स? चलिए आगे देखिएगा फ्रेंड्स, एरेशन ऑफ वाटर इज डन टू रिमूव। अब ये जो एरेशन है, जैसे हमने पहले बताया, पानी में जब हम एरेशन करते, एरेशन का मतलब है पानी को ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लेकर आना। तो पानी को ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लेकर आएंगे, इस प्रोसेस को नाम दे देते हैं एरेशन। दिस प्रोसेस इज नेम्ड एज द एरेशन। एरेशन से होगा क्या, जो पानी में डिजोल्व इंप्योरिटीज है वो रिमूव हो जाती है, डिजोल्व गैसेज है वो रिमूव हो जाते हैं, डिजोल्व वोलेटाइल सब्सटेंसेस हैं वो रिमूव हो जाते हैं, डिजोल्व इनऑर्गेनिक मिनरल्स है वो रिमूव हो जाते हैं। तो डिजोल्व सब्सटेंसेस को रिमूव करने के लिए, डिजोल्व इंप्योरिटीज को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, एरेशन करते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, डिजोल्व सोल्ट्स और डिजोल्व गैसेज में डिजोल्व गैसेज को रिमूव करने के लिए एरेशन किया जाता है। अगर आप डिजोल्व सोल्ट्स को रिमूव करना चाहते हैं, डिजोल्व सोल्ट्स को रिमूव करने के लिए आप करते हैं डीसैलिनेशन प्रोसेस। और डीसैलिनेशन के लिए हमारे पास मेथड है इलेक्ट्रोडायलिसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, नैनो फिल्ट्रेशन, फ्रीजिंग मेथड हमारे पास है,
ठीक है, इवेपोरेशन मेथड हमारे पास है। सो सच टाइप्स ऑफ मेथड वी हैव फॉर द रिमूवल ऑफ डिजोल्व सोल्ट्स। बट डिजोल्व गैसेज हो, डिजोल्व इंप्योरिटीज हो, तो उनको रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं एरेशन टेक्निक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? इनमें से आपको बतानी है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ग्राउंड वाटर इज जनरली फ्री फ्रॉम सस्पेंडेड एंड डिजोल्व इंप्योरिटीज, ये स्टेटमेंट करेक्ट और रॉन्ग? ये स्टेटमेंट पार्शियली करेक्ट है, पार्शियली रॉन्ग है। क्यों? ग्राउंड वाटर इज जनरली फ्री फ्रॉम सस्पेंडेड सॉलिड्स, ये बात सही है। हमारे ग्राउंड वाटर में सस्पेंडेड सॉलिड्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब आप ग्राउंड वाटर एक्वीफर से जब आप ग्राउंड वाटर को यूटिलाइज करते हैं तो सॉइल के थ्रू पानी आएगा, सॉइल की वॉइड्स के थ्रू पानी आता है, तो सस्पेंडेड सॉलिड्स नहीं मिलते, क्योंकि ग्राउंड वाटर लॉन्गर ड्यूरेशन से सॉइल के कॉन्टैक्ट में है, जहां पर उन रॉक्स के कॉन्टैक्ट में है, उन मिनरल्स के कॉन्टैक्ट में जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम जनरली ज्यादा पाया जाता है, तो आपको ग्राउंड वाटर में डिजोल्व इंप्योरिटीज कंपैरेटिवली ज्यादा मिलती है। तो यहां पे ग्राउंड वाटर में डिजोल्व इंप्योरिटीज आपको मिलेंगी, सस्पेंडेड सॉलिड्स नहीं मिलते, बट डिजोल्व इंप्योरिटीज आपको मिलेगी। इसलिए ये स्टेटमेंट हम क्या बोलेंगे? रॉन्ग बोल देंगे। सस्पेंडेड मैटर्स ऑफन कंटेन पैथोजेनिक बैक्टीरिया, ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट सही है। अगर पानी में सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं, अब सस्पेंडेड सॉलिड्स में कुछ सॉलिड्स हो सकता है ऑर्गेनिक नेचर के हो, क्योंकि सॉलिड्स ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दो नेचर के होते हैं। अगर ये ऑर्गेनिक नेचर का हुआ और ऑर्गेनिक में भी अगर ये बायोडिग्रेडेबल हुआ तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां पर मिलेगा। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हुआ तो हो सकता है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजेंस हो, तो यस सस्पेंडेड मैटर्स ऑफन कंटेन्स पैथोजेनिक बैक्टीरिया, तो यस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। रेन वाटर इज सॉफ्ट एंड टेस्टलेस, रेन वाटर जो होता है वो सॉफ्ट होगा और टेस्टलेस होगा। लेक वाटर में कंटेन्स माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, आप सबने सुना होगा कि लेक वाटर में एक फूड चेन चलती रहती है, एल्गी होती है, एल्गी फोटोसिंथेसिस करती है, ऑक्सीजन रिलीज करती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उस ऑक्सीजन को यूज करके ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करता है, तो फूड चेन है। तो यहां पर आपने देखा होगा कि लेक वाटर में जनरली आपको ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरली लेक में पाए जाते हैं, प्रेजेंस होते हैं। तो लेक वाटर में कंटेन्स माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, बहुत ही कम लेक है जो जिसका पानी फ्रेश होगा। जनरली फ्रेश वाटर लेक को बोलते हैं ओलिगोट्रोपिक लेक्स, क्योंकि हम प्रोडक्टिविटी के बेसिस पर हमने लेक्स को क्लासिफाई किया हुआ है। ओलिगोट्रोपिक लेक होती है, मेसोट्रोपिक लेक होती है, यूट्रोपिक लेक होती है, सेनेसेंट लेक होती है। तो जो ओलिगोट्रोपिक लेक्स होती हैं वो जनरली फ्रेश वाटर लेक्स होती है, जो कि बहुत ही कम है। बट मोस्टली लेक में आपको प्रोडक्टिविटी मिलेगी, आपको उसमें एल्गी वगैरह मिलेगी, फूड चेन उसमें मिलेगी आपको, ठीक है। द इफेक्टिव साइज ऑफ सैंड पार्टिकल यूजिंग स्लो सैंड फिल्टर, मैंने आपको रैपिड सैंड फिल्टर में अभी थोड़ी देर पहले इफेक्टिव साइज बताया है। स्लो सैंड के अंदर आपको इफेक्टिव साइज बताना हो तो स्लो सैंड के अंदर हम क्या बोलेंगे? इफेक्टिव साइज कितना होता है हमारे पास? 0.1 से आप बोल सकते हैं कि इसमें 0.2 से लेकर 0.35 mm, ये हमारे पास इफेक्टिव साइज होता है स्लो सैंड फिल्टर में, 0.2 से लेकर 0.35 mm। तो ये हमारे पास, तो एज पर द ऑप्शंस हम जो दे देंगे आंसर ये वाला दे देंगे, ठीक है। दिस इज द इफेक्टिव साइज। द सुटेबल लेआउट फॉर अ वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर एन इरेगुलरली, क्या बोल दिया यहाँ पे? इरेगुलरली ग्रोन टाउन। अब जहां पर सिटी की डेवलपमेंट एक हैपेजार्ड मैनर में हो रही है, हैपेजार्ड मैनर इरेगुलर पैटर्न है, जहां पर लोगों ने बसना शुरू कर दिया, वहां तक पानी की सप्लाई करनी है, कोई वेल प्लान सिटी नहीं है, तो वहां पर हम कौन सा सिस्टम यूज करते हैं? डेड एंड सिस्टम, जिसको ट्री सिस्टम भी बोलते हैं। डेड एंड सिस्टम क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ डेड एंड्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो डेड एंड सिस्टम या ट्री सिस्टम वहां पर यूज किया जाता है। अब डेड एंड सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है, काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स है, डिसएडवांटेज काफी ज्यादा है, ड्रॉबैक्स काफी ज्यादा है। जैसे एक आपने बोला कि सर यहाँ पर नंबर ऑफ डेड एंड्स क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। डेड एंड्स का मतलब पानी अब आगे फ्लो नहीं कर रहा है, यहाँ पर पानी रुक गया है, पानी आगे फ्लो नहीं करेगा क्योंकि आगे पानी सप्लाई नहीं करना हमने, तो डेड एंड्स बहुत ज्यादा होंगे। अब जितने टाइम तक पानी रुका रहेगा, जितने ज्यादा टाइम तक पानी को स्टैग्नेंट कंडीशन में रखोगे, पानी के कंटेमिनेशन के चांसेस उतने ज्यादा इंक्रीज कर जाते हैं। तो यहां पर इस सिस्टम में पानी के कंटेमिनेट होने के चांसेस सबसे ज्यादा मिलेंगे आपको। दूसरा ड्रॉबैक, क्योंकि यहां पर एक ही मेन पाइपलाइन होती है इस सिस्टम के अंदर और एक ही मेन पाइपलाइन से पानी फ्लो करता है। अच्छा, पानी का फ्लो कैसे होता है ये चीज आपको समझ आना चाहिए। सबसे पहले पानी फ्लो करेगा मेन पाइपलाइन में और मेन पाइपलाइन से पानी आगे जाएगा, मेन पाइपलाइन से पानी जाएगा सब मेन पाइप के अंदर और सब मेन पाइप के अंदर, सब मेन के बाद पानी आगे जाता है ब्रांच पाइप में और ब्रांच पाइप के बाद पानी आगे जाता है आपका लेटरल पाइप के अंदर। किस में जाएगा? लेटरल पाइप के अंदर। मेन के बाद सब मेन के बाद ब्रांच के बाद लेटरल और लेटरल के बाद फिर हमने सर्विस कनेक्शन प्रोवाइड किया होता है। सर्विस कनेक्शन के थ्रू हमारे घरों में फिर पानी की सप्लाई हो रही होती है, ठीक है। तो ये हमारा एक सिस्टम होता है। तो डेड एंड सिस्टम में नंबर ऑफ डेड एंड सबसे ज्यादा होते हैं, कंटेमिनेशन के चांसेस ज्यादा है। यहाँ पर एक ही मेन पाइपलाइन होती है जिसकी वजह से हुआ क्या, अगर मेन पाइपलाइन में कहीं एरर, कहीं प्रॉब्लम आ गई है, मेन पाइपलाइन हमें ठीक करनी पड़ रही है, मेंटेनेंस करनी पड़ रही है उसकी, तो उसके आगे उसके डाउनस्ट्रीम साइड पर पानी, सभी एरिया में पानी क्या हो जाएगा? अफेक्ट हो जाएगा, मतलब पानी की सप्लाई नहीं हो पाती है। यहाँ पर जब पानी फ्लो करता है तो प्रेशर, जब पानी फ्लो करेगा तो प्रेशर की वैल्यू भी कम होती जाएगी, प्रेशर उतना नहीं मिलेगा। अगर लास्ट तक जाकर देखें हम लोग
तो जैसे जैसे पानी आगे जाता जाएगा, प्रेशर की वैल्यू कम होती जाएगी। अगर उस एरिया में आग लग गई तो आग लगने की वजह से होगा क्या, हमें आग बुझाने के लिए पानी चाहिए होगा। फायर हाइड्रेंट्स जो कनेक्टेड होते हैं वाटर मेंस के साथ। अब वाटर मेंस में उतना पानी है ही नहीं, वाटर मेंस में जब उतना पानी है ही नहीं तो होगा क्या, वाटर मेंस में जब पानी ही नहीं है उतना, तो उतने प्रेशर से पानी नहीं है जो रिक्वायरमेंट है। तो इसी वजह से हम ये बोलते हैं कि सिस्टम में फायर डिमांड मेट नहीं करवा पाते, फायर डिमांड मेट नहीं हो पाती। तो काफ़ी सारे डिसएडवांटेज इस मेथड के अंदर। अच्छा, जो इसके डिसएडवांटेज हैं वो इसके आप बोल सकते हैं एडवांटेज होंगे ग्रिड आयरन सिस्टम के, और जो इसके एडवांटेज हैं वो उसके डिसएडवांटेज बन जाते हैं। जैसे नंबर ऑफ वोल्ट्स की बात करें, इसमें नंबर ऑफ वोल्ट्स बहुत ही कम निकल कर आती है, बट ग्रिड आयरन सिस्टम में नंबर ऑफ वोल्ट्स ज़्यादा चाहिए होती है। The suitable layout for a water supply distribution system for a city of roads of rectangular pattern, जहां पर रेक्टेंगुलर पैटर्न में आपके पास सिटी है वहां पर हम यूज करते हैं ग्रिड आयरन सिस्टम। ग्रिड आयरन सिस्टम का दूसरा नाम पता है? ग्रिड आयरन सिस्टम का दूसरा नाम होता है रेटिकुलेशन सिस्टम, और इसका तीसरा नाम होता है इंटरलेस्ड सिस्टम। इंटरलेस्ड क्योंकि पाइप्स की आपस में कनेक्टिविटी होती है, इंटरलेस्ड सिस्टम। रेटिकुलेशन क्योंकि पानी का रीसर्कुलेशन चलता रहता है, तो रेटिकुलेशन सिस्टम भी इसको बोल देते हैं। तो ग्रिड आयरन सिस्टम, रेटिकुलेशन सिस्टम या इंटरलेस्ड सिस्टम वहां पर जनरली हम यूज करते हैं, देयर वी यूज दिस सिस्टम। रिंग सिस्टम जनरली वहां यूज करते हैं फ्रेंड्स, रिंग सिस्टम वहां यूज करते हैं जहां पर हमें एक एरिया के चारों तरफ कांस्टेंट प्रेशर से पानी की सप्लाई करनी हो, यूनिफॉर्म प्रेशर की रिक्वायरमेंट हो। अगर हमारे पास कोई पर्टिकुलर एरिया है और इस एरिया के चारों तरफ हमें क्या करना हो, यूनिफॉर्म प्रेशर से पानी सप्लाई करना हो, तो इस एरिया के चारों तरफ हम मेन पाइपलाइंस लगा देंगे। सर्कुलर नहीं लगाते हैं, मेन पाइपलाइंस लगाते हैं यूनिफॉर्मली। तो यहाँ पर इस एरिया के चारों तरफ हम क्या करेंगे, एक मेन पाइपलाइन लगाएंगे, तो जिसकी वजह से इस एरिया के अंदर हमें यूनिफॉर्म प्रेशर से पानी क्या करता रहेगा, मिलता रहेगा। एक होता है रेडियल सिस्टम। रेडियल सिस्टम जनरली क्या करते हैं, जैसे हमारे पास ये एरिया है, इस एरिया को हम नंबर ऑफ जोन्स में डिवाइड कर देते हैं। नंबर ऑफ जोन्स में डिवाइड करने के बाद करते क्या है, यहाँ पर बनाते हैं सर्विस रिजर्वायर, पानी की टंकी आप समझ सकते हैं, एक पानी की टंकी एक एलिवेशन पर। तो पानी की टंकी हम बनाएंगे, यहाँ पर सर्विस रिजर्वायर बनाते हैं, तो यह डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर बोलते हैं, नॉट सर्विस रिजर्वायर, डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर। तो डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर जब हम यहाँ पर बनाते हैं तो इस जोन के अंदर, जोन नंबर 1 में जो पानी का फ्लो होगा वो इस डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर से करवाएंगे। जोन नंबर 2 है जैसे ये, इसमें पानी का फ्लो होगा इस से, जोन नंबर 3 में यहाँ से होगा, और जोन नंबर 4 में इस डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर से पानी का फ्लो करवाया जाता है। क्योंकि पानी रेडियल डायरेक्शन में फ्लो करता है इसलिए बोलते हैं इसको रेडियल सिस्टम। ये कहाँ यूज करेंगे, ये वहां यूज करते हैं जहां पर प्रेशर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। जैसे इस जोन के अंदर हाई राइज बिल्डिंग है, पानी ऊपर तक सप्लाई करना है तो प्रेशर भी तो ज्यादा चाहिए होगा, इसलिए आपने एलिवेशन पर एक डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर बना दिया है। अब जब हाइट दे दी आपने पानी को, तो पानी के पास एनर्जी मिलेगी, उस प्रेशर एनर्जी की वजह से पानी ज्यादा हाइट तक हाई राइज बिल्डिंग में पानी फ्लो करके जा सकता है, तो वहां पर रेडियल सिस्टम बनाया जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा, द मेथड विच इज मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर द एनालिसिस एंड डिजाइनिंग द पाइप ऑफ ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। जहां पर कॉम्प्लेक्स वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क उनकी डिजाइनिंग की बात आती है तो हम यूज करते हैं वहां पर हार्डी क्रॉस मेथड। देयर वी यूज दिस हार्डी क्रॉस मेथड। वहां पर कौन सा मेथड यूज होगा, हार्डी क्रॉस मेथड यूज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब देखो, वोल्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं, चेक वोल्ट जिसका काम था पानी को अपोजिट डायरेक्शन में जाने से रोकना, तो टू चेक द वाटर फ्लो इन ऑल द डायरेक्शन, ये बात गलत है, नॉट करेक्टली मैच। और देख लेते हैं, गेट वोल्व या स्लुइस वोल्व टू कंट्रोल द फ्लो वाटर थ्रू द पाइपलाइन, ये बात तो सही है। एयर वोल्व टू रिलीज द एक्यूमुलेटेड एयर, ये बात भी सही है। स्काउर वोल्व टू रिमूव द सिल्ट इन अ पाइपलाइन, ये बात भी सही है। मतलब एक ही पहला ही ऑप्शन जो है हमारा गलत है, इनकरेक्ट है, तो इसका आंसर जो आएगा वो ऑप्शन ए बन जाएगा। सोनोस्कोप इज यूज्ड विच फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग। सोनोस्कोप जो होता है हमारे पास, ये जो मेथड होता है इसका यूज किया जाता है अंडरग्राउंड, जो हमारे पास वाटर पाइप्स होती हैं उसमें लीकेज का पता लगाना हो अगर हमें, तो अंडरग्राउंड पाइप्स में अगर हमें लीकेज के डिटेक्शन करनी हो तो डिटेक्शन ऑफ द लीकेज इन अंडरग्राउंड वाटर मींस उसके लिए हम यूज करते हैं फ्रेंड्स सोनोस्कोप मेथड। क्या यूज होता है उसके लिए, सोनोस्कोप मेथड। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन अ वाटर सप्लाई सिस्टम। ड्रेन वॉल्स आर प्रोवाइडेड एट एलिवेटेड और हायर पॉइंट्स टू रिमूव द एक्यूमुलेटेड एयर। बताओ क्या ये बात सही है गलत है? 100% ये बात गलत है, क्योंकि हमने डिस्कस किया कि जो ड्रेन वॉल होती है इसको तो सबसे लोएस्ट पॉइंट पर लगाया जाता है, और ये एयर एक्यूमुलेटेड एयर को रिमूव करने के लिए नहीं लगाते, इसका काम है पानी में जो इंप्योरिटीज है, जो सॉलिड्स वगैरह सेटल हो गए उसको रिमूव करने के लिए। रिफ्लेक्स वॉल्व अलाउ फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली, सही बात। रिफ्लेक्स वॉल्व, चेक वॉल्व, नॉन रिटर्न वॉल्व, एक ही मतलब है सबका। ड्रेन वॉल्स आर प्रोवाइडेड एट लोअर पॉइंट टू रिमूव सिल्ट एंड अदर डिपॉजिट्स, ये बात सही है। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट फ्रेंड्स यहां पर क्या है, करेक्ट है।
द कनेक्शन ऑफ अ सर्विस पाइप विद म्युनिसिपल वाटर मीन्स सप्लाइंग वाटर टू अ बिल्डिंग कंप्राइजेस। अब देखो जैसे मैंने आपको बताया कि पानी जब होगा लेटरल सीवर, लेटरल पाइप से हमारे घर तक आता है, और लेटरल पाइप से हमारे घर तक जब पानी आएगा तो यहाँ पर हमने क्या बनाया होता है, सर्विस कनेक्शन प्रोवाइड किया होता है। तो ये जो हाउस वाटर कनेक्शन बोल दो या सर्विस कनेक्शन बोल दो, इस सर्विस कनेक्शन के अंदर कंपोनेंट्स वो आपसे पूछ लेता है कि कौन कौन से कंपोनेंट्स यहाँ पर होते हैं। तो सर्विस कनेक्शन में जैसे हमारे पास फर्स्ट होता है फेरुल कनेक्शन, पहले फेरुल कनेक्शन की बात होती है। फेरुल कनेक्शन के बाद हम यहाँ पर बनाते हैं गूज नेक, एक हमारे पास होती है फ्लेक्सिबल पाइप होती है गूज नेक। उसके बाद पाइप होती है सर्विस पाइप। सर्विस पाइप के बाद सर्विस पाइप हो गया। सर्विस पाइप के बाद आप क्या बताओगे, स्टॉप कोक होता है। स्टॉप कोक के बाद आपके पास होता है वाटर मीटर। स्टॉप कोक के बाद लगा होता है वाटर मीटर। तो ये कंपोनेंट्स होते हैं सर्विस कनेक्शन के। तो सीक्वेंस में लगा दीजिएगा, सबसे पहले होगा फेरुल कनेक्शन, उसके बाद होगा गूज नेक, उसके बाद होगा सर्विस पाइप। अब सर्विस पाइप ऑप्शन में नहीं है तो हम इसको एलिमिनेट कर देंगे। उसके बाद रहेगा स्टॉप कोक, फिर रहेगा आपका वाटर मीटर। तो ये हमारे पास क्या रहेंगे, कनेक्शंस रहेंगे, हाउस वाटर कनेक्शंस। देखो मैच करना है, अभी हमने डिस्कस किया मेन लाइंस आर लेड अलोंग द पेरिफेरी कवरिंग द एंटायर एरिया। जो मेन लाइंस होंगी उसको हम पेरिफेरी के अलोंग लगा रहे हैं, जो कि एंटायर एरिया कवर कर रहा है। वो कौन से सिस्टम में होगा, रिंग सिस्टम के अंदर। तो वो कौन सा सिस्टम होगा आपका, रिंग सिस्टम। अब रिंग सिस्टम को आप सर्कुलर सिस्टम भी बोल सकते हैं, रिंग सिस्टम आप इसको सर्कुलर सिस्टम भी बोल सकते हैं। कैलकुलेशंस आर सिंपल एंड एक्यूरेट फ्लो डिटर्मिनेशंस इज आल्सो पॉसिबल एट एनी लाइन, एट एनी लाइन। तो यहां पर आप क्या बोलेंगे, इसको कैलकुलेशन भी सिंपल है और जो है एक्यूरेट फ्लो डिटर्मिनेशन। चलो इसको अभी रहने देते हैं। लार्ज नंबर ऑफ कट ऑफ वॉल्स एंड लॉन्गर पाइप लेंथ आर रिक्वायर्ड। एक तो लॉन्गर पाइप लेंथ की रिक्वायरमेंट होगी और लार्ज नंबर ऑफ कट ऑफ वॉल। ये किस में होता है आपका, ग्रिड सिस्टम के अंदर। ये किसके अंदर होता है, ग्रिड सिस्टम के अंदर। फ्लो फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी, सेंटर से चारों तरफ पानी फ्लो कराएंगे। ये किस में होता है आपका, रेडियल सिस्टम में। तो कैलकुलेशंस आर सिंपल। ये बचा किसका, ट्री सिस्टम का। तो ट्री सिस्टम में जो होगा एक्यूरेट फ्लो डिटर्मिनेशन इज आल्सो पॉसिबल एट एनी लाइन। किसी भी लाइन पर आप पानी का फ्लो करा सकते हैं। तो ये होगा आपका ट्री सिस्टम के अंदर। तो आप इसको देख सकते हैं 2 3 1 4। तो इसका आंसर 2 आएगा, इसका आंसर 3 आएगा, इसका आंसर 1, इसका आंसर 4। ठीक है। द लिक्विड वेस्ट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम रेजिडेंशियल एंड इंडस्ट्रियल बिल्डिंग आर कलेक्टिवली कोल्ड। अब देखो जो रेजिडेंशियल एरिया से वेस्ट वाटर जनरेट होता है उसको तो बोल देते हैं डोमेस्टिक सीवेज, और जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज की वजह से जो वेस्ट वाटर जनरेट होता है उसको बोल देते हैं इंडस्ट्रियल सीवेज। और इन दोनों को एक साथ अगर हमने बोलना हो तो हम बोलते हैं इसको सैनिटरी सीवेज। एक साथ इसको क्या बोला जाता है, सैनिटरी सीवेज। सो सैनिटरी सीवेज विल बी आवर आंसर। ये सैनिटरी सीवेज हमारा आंसर रहेगा। ठीक है। कंबाइंड सीवरेज सिस्टम कोलेक्टिवली कैरीज। जब हम कंबाइंड सीवरेज सिस्टम की बात करते हैं फ्रेंड्स, कंबाइंड सीवरेज सिस्टम को डिजाइन किया जाता है कि इसमें एक तो सैनिटरी सीवेज फ्लो करेगा और साथ में बारिश का पानी ड्रेनेज फ्लो करेगा। तो सैनिटरी सीवेज प्लस ड्रेनेज, इन दोनों को एक साथ कैरी करवाने के लिए जो पाइप हमने लगाई है उसको बोलते हैं कंबाइंड सीवरेज सिस्टम। दैट सिस्टम इज नेम्ड एज द कंबाइंड सीवरेज सिस्टम, स्टॉर्म सीवेज प्लस सैनिटरी सीवेज। और जनरली इसमें एग शेप सीवर का यूज किया जाता है। जनरली इसमें एग शेप सीवर का यूज किया जाता है। एग शेप के सीवर होते हैं वो यूज किए जाते हैं। ठीक है। एंड सीवर पाइप कैरिंग सीवेज फ्रॉम अ बिल्डिंग टू द पॉइंट ऑफ इट्स इमीडिएट डिस्पोजल। कि सीवर पाइप जो कि सीवेज कैरी करेगी एक बिल्डिंग से, और बिल्डिंग से जो सीवेज आएगा और उसको डिस्पोजल तक लेकर जाएगी। तो उसके लिए जो सीवर होती है, हमारे घरों में जो सीवर लगे होते हैं वो होते हैं हमारे हाउस सीवर। वो होते हैं हमारे हाउस सीवर। हाउस सीवर से पानी जाता है लेटरल सीवर में, लेटरल सीवर के बाद पानी जाता है ब्रांच सीवर में, ब्रांच के बाद जाता है मेन में, और मेन के बाद जाता है ये आउटफॉल सीवर में, और आउटफॉल सीवर के बाद इसको लेकर जाते हैं ट्रीटमेंट प्लांट में, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। उसके बाद फिर आउटफॉल सीवर होता है और फिर हम उसको किसी भी वाटर बॉडी में या लैंड सरफेस पर डिस्पोज कर सकते हैं। द सीवर पाइप हैव टू बी डिजाइन्ड एंड चेक्ड। अब जब हम सीवर पाइप की बात करते हैं उसकी डिजाइनिंग की, तो उसको डिजाइन किया जाता है मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए। चाहे कोई भी पाइप लाइन हो आप हमेशा डिजाइन करोगे मैक्सिमम वैल्यू के लिए। द सीवर पाइप इज ऑल्सो डिजाइन फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज, मैक्सिमम आवरली डिस्चार्ज के लिए डिजाइन किया जाता है। बट उसको चेक भी किया जाता है। अब चेक किया जाता है सेल्फ क्लिंजिंग वेलोसिटी के डेवलपमेंट के लिए, कि हमारे सीवर्स में सेल्फ क्लिंजिंग वेलोसिटी डेवलप हुई है या नहीं हुई। सेल्फ क्लिंजिंग वेलोसिटी का मतलब कि सीवर में पानी तो फ्लो करेगा ओपन चैनल फ्लो, यानी ग्रेविटी की वजह से पानी फ्लो करके जाएगा। अगर इन सीवर्स में सॉलिड्स वगैरह डिपॉजिट हो गए हैं तो इन सॉलिड्स भी अपने आप पानी के साथ फ्लो करके चले जाएं। तो अगर ये कंडीशन हमें मिल रही है मिनिमम डिस्चार्ज पर, जब सीवर में मिनिमम डिस्चार्ज फ्लो करेगा, मिनिमम डिस्चार्ज के टाइम पर
ये डिस्चार्ज अपने साथ इन सॉलिड्स को लेकर चला जा रहा है, मतलब सीवर अपने आप को साफ कर रहा है। तो बाकी टाइम पर डिस्चार्ज की वैल्यू इससे ज़्यादा ही रहेगी, तो उस केस में तो सीवर अपने आप को साफ करेगा ही करेगा। तो सीवर के अंदर सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी अगर मिनिमम डिस्चार्ज पर देखने को मिल रही है, तो उसके अलावा बाकी जो भी डिस्चार्ज होगा उस पर तो सीवर के अंदर सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी देखने को मिलेगी 100%। इसीलिए जब भी सीवर की डिजाइनिंग होती है तो उसको डिजाइन तो करते हैं मैक्सिमम वैल्यू के लिए, बट चेक किया जाता है साथ में मिनिमम वैल्यू पर सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी डेवलप हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, द रेशियो ऑफ मिनिमम आवरली फ्लो टू द एवरेज फ्लो, दिस इज द फ्लक्चुएशन। अब ये जो फ्लक्चुएशंस होती है ये हम कंसीडर करके चलते हैं 1/3, ये कंसीडर करके चलते हैं 1/3 ब्रांच सीवर के लिए। अगर सीवर मेंशन ना हो तो हम ब्रांच सीवर ही मान के चलेंगे। अगर यहां पर बोल देता है मैक्सिमम टू एवरेज, तो सिंपल आंसर बताते 3। अगर बोलता है मैक्सिमम टू एवरेज, अभी बोला मिनिमम टू एवरेज, इसलिए बताया हमने 1/3। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ रन ऑफ फॉर द परफेक्टली इम्परवियस एरिया। ना कोफिशिएंट ऑफ रन ऑफ की जब हम बात करते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ रन ऑफ जो होता है आपका रेशो होता है। रेशो किसका होता है? इट इज द रेशो ऑफ रन ऑफ टू द रेनफॉल। ये रेशो होता है रन ऑफ टू दी रेनफॉल, इस रेशो को बोलते हैं रन ऑफ कोफिशिएंट। अगर हमारे पास परफेक्टली इम्परवियस एरिया है, मतलब ये हुआ जो भी बारिश का पानी आया वो सारा का सारा फ्लो कर जाएगा, कोई इनफिल्ट्रेशन फिनोमेना चलेगा ही नहीं, क्योंकि परफेक्टली इम्परवियस एरिया है। तो इसका मतलब जितना भी रेनफॉल हुआ वो सारा का सारा रन ऑफ में कंट्रीब्यूट करेगा, यानी दोनों वैल्यू सेम आएगी। मतलब यहां पर के की वैल्यू, रन ऑफ कोफिशिएंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 निकल कर आएगी। The two principal methods traditionally adopted for final disposal of treated wastewater. Treated wastewater के final disposal के लिए जो हमारे पास methods होते हैं वो होता है dilution या disposal on the land। या तो हम वाटर बॉडी में डिस्पोज कर सकते हैं, जब हम वाटर बॉडी में डिस्पोज करेंगे, रनिंग भी हो सकता है, स्टैटिक भी हो सकता है वाटर बॉडी आपके पास, तो जब उस पर डिस्पोज करोगे तो डाइल्यूशन होगा ये। या हम इसको लैंड सरफेस पे भी डिस्पोज कर सकते हैं। तो 2 मेथड्स हमारे पास होते हैं डिस्पोजल के। ठीक है, वी हैव 2 मेथड्स। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वाटर इनटू रिवर इज बेस्ड मेनली ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जब हम वेस्ट वाटर को डिस्पोज करते हैं रिवर के अंदर, तो रिवर में जब हम वेस्ट वाटर को डिस्पोज करते हैं फ्रेंड्स, तो रिवर में वेस्ट वाटर को डिस्पोज करने के बाद रिवर में एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है जो कि सेल्फ प्योरिफिकेशन प्रोसेस होता है। सेल्फ प्योरिफिकेशन का मतलब कि रिवर अब अपने आप को प्योरीफाई करती है। जब हमने रिवर में वेस्ट वाटर को डिस्पोज किया, वेस्ट वाटर को डिस्पोज करने की वजह से रिवर में पोल्यूशन आ गया है। अब ये पोल्यूशन थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द रिवर सेम नहीं रहता, पोल्यूशन का एक्सटेंट वेरी करता है। अभी डिस्पोज करने से पहले रिवर साफ दिख रही है, जब हमने वेस्ट वाटर को डिस्पोज कर दिया, रिवर फ्लो कर रही है, तो रिवर में पोल्यूशन आ गया है। अब जब आप देखोगे 200, 300, 400 किलोमीटर के बाद रिवर फिर से साफ दिख रही है हमें, इसका मतलब पोल्यूशन का लेवल वेरी कर रहा है। तो पोल्यूशन के बेसिस पर हमने इसको 4 जोन में क्लासीफाई भी करते हैं, जोन 1, जोन 2, जोन 3 एंड जोन 4। ठीक है, फिर इसके अलग अलग हमने नेमिंग भी की हुई है। आप जानते हैं जोन 1 को बोलते हैं जोन ऑफ डिग्रेडेशन, जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन, जोन ऑफ रिकवरी, जोन ऑफ क्लियर वाटर। तो यहां पर जब हम वेस्ट वाटर को रिवर में डिस्पोज करते हैं तो रिवर अपने आप को प्योरीफाई करती है। अब 2 मैकेनिज्म यहां पर निकल कर आती है, एक होता है फिजिकल, एक होता है केमिकल, जनरली बायोकेमिकल बोलते हैं। फिजिकल मैकेनिज्म में 3 पॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, सेडिमेंटेशन, सनलाइट, डाइल्यूशन, डिस्पर्जन। ये 3 मैकेनिज्म आप मिलकर उस रिवर में से इंप्योरिटीज को रिमूव करती है। तो 2 बेसिक मैकेनिज्म है, यू कैन से फिजिकल मैकेनिज्म, बायोकेमिकल मैकेनिज्म। फिर फिजिकल में 3 पॉइंट्स आते हैं, सेडिमेंटेशन, सनलाइट एंड डाइल्यूशन एंड डिस्पर्सन। Disposal of wastewater into river is based mainly on the principle of self purification and dilution। तो यहां पर कौन सा प्रिंसिपल चलता है? सेल्फ प्यूरिफिकेशन एंड डाइल्यूशन का। Which of the following is not a major process responsible for self purification of stream? डाइल्यूशन सेल्फ प्यूरिफिकेशन के लिए होता है, सेडिमेंटेशन भी होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन भी होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस नहीं होता। रिवर के अंदर या वाटर बॉडी में रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस नहीं चलता है। तो ये साफ साफ आंसर है, बता सकते हैं। The decrease in dissolved oxygen downstream of a sewage discharge is commonly represented by, जो डिजोल्व ऑक्सीजन में आप देख रहे हैं कि डाउनस्ट्रीम जैसे जैसे पानी फ्लो करेगा, वेस्ट वाटर फ्लो करेगा रिवर के अंदर, तो डाउनस्ट्रीम की तरफ जब आप जाते हैं तो डिजोल्व ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज करता है। द डिक्रीज इन डिजोल्व ऑक्सीजन डाउनस्ट्रीम ऑफ अ सीवेज डिस्चार्ज इज कॉमनली रिप्रेजेंटेड बाय, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक कर्व बनाते हैं, उस कर्व को बोलते हैं ऑक्सीजन सैग कर्व, जो कि इस तरीके से निकल कर आती है। ऑक्सीजन सैग कर्व, क्योंकि ये सैगिंग हो रखी है इसके अंदर, इसको ऑक्सीजन डेफिशिट कर्व भी बोल सकते हैं, क्योंकि इस कर्व की हेल्प से हम बता सकते हैं कि किसी भी टाइम पर रिवर के अंदर कितनी ऑक्सीजन प्रेजेंट है। और उसको निकालने के लिए हम स्ट्रीटर फिलिप्स इक्वेशन का यूज करते हैं। स्ट्रीटर फिलिप्स इक्वेशन की हेल्प से हम बता सकते हैं कि किस टाइम के ऊपर हमें रिवर में कितनी ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी।
द पॉइंट एट विच डिसॉल्व ऑक्सीजन इज मिनिमम इन एन ऑक्सीजन सैक कर्व इज नोन एज, उस पॉइंट को बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। अब क्योंकि आपने ऊपर ऑक्सीजन सैक कर्व देखा और ऑक्सीजन सैक कर्व में आपने देखा कि यहां पर सर हमें मिनिमम डीओ मिल रही है, दिस इज द मिनिमम डीओ, मैक्सिमम डेफिशिएंसी। मैक्सिमम डेफिशिएंसी मतलब क्रिटिकल डेफिशिएंसी। ये जो टाइम, जिस टाइम पर हमें मैक्सिमम डेफिशिएंसी मिलती है, क्रिटिकल डेफिशिएंसी मिलती है, इस टाइम को बोलते हैं क्रिटिकल टाइम। तो क्रिटिकल टाइम पर हमें क्रिटिकल डेफिशिएंसी मिलती है, इस पॉइंट पर हमें मिनिमम डीओ मिलते हैं और ये जोन नंबर 2 में देखने को मिलती है, जोन नंबर 2 में। तो थ्योरेटिकली स्ट्रीटर फिलिप्स इक्वेशन से पता लगाते हैं कि क्रिटिकल डेफिशिएंसी कितनी आएगी और कितने टाइम पर आएगी। प्रैक्टिकली बताने के लिए हम क्या निकालते हैं, हम क्योंकि पानी फ्लो कर रहा है, पानी की अपनी वेलोसिटी होगी, तो वेलोसिटी हमारे पास है, टाइम हमारे पास है, तो वेलोसिटी और टाइम से हम क्या निकाल देंगे, लेंथ निकाल देंगे, वेलोसिटी और टाइम से लेंथ। और मान लो कि लेंथ निकल कर आती है 60 किलोमीटर, क्या निकल कर आई, मान लो 60 किलोमीटर। तो जब हमने वेस्ट वाटर को जहां पर डिस्पोज किया उसके 60 किलोमीटर के बाद हमें मैक्सिमम डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी रिवर में ऑक्सीजन की, क्रिटिकल डेफिशिएंसी मिलेगी 60 किलोमीटर के बाद। तो प्रैक्टिकली हम डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में बताते हैं, थ्योरेटिकली जब हम बताते हैं तो टाइम के रिस्पेक्ट में बताते हैं। द क्लासिकल इक्वेशन यूज टू स्टडी ऑक्सीजन सैग इन अ पोल्यूटेड स्ट्रीम, स्ट्रीटर फिलिप्स इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन यूज होती है, स्ट्रीटर फिलिप्स इक्वेशन यूज की जाती है। रीएरेशन ऑफ अ रिवर इज जनरली एनहेंस्ड बाय, नाउ रीएरेशन का मतलब हमारी वाटर बॉडी के अंदर, जैसे हमारे पास रिवर है, इस रिवर के अंदर ऑक्सीजन एंटर कर रही है, अब ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से एंटर करेगी, इस प्रोसेस को बोलते हैं रीएरेशन या रीऑक्सीजनेशन भी बोल सकते हैं। तो रीएरेशन ऑफ अ रिवर इज जनरली एनहेंस्ड बाय दैट इज द ग्रेटर टर्बुलेंस। जितना ज्यादा टर्बुलेंस होगा उतनी ज्यादा मिक्सिंग होगी, और जितनी ज्यादा मिक्सिंग होगी उतना ही ज्यादा हम बोल सकते हैं पानी में ऑक्सीजन एंटर कर रहा है। तो रीएरेशन ऑफ रिवर इज जनरली एनहेंस्ड बाय ग्रेटर टर्बुलेंस। Which zone of the polluted stream is characterized by the lowest dissolved oxygen and severe pollution condition? अभी मैंने बताया सबसे कम डीओ हमें किस में मिलती है, क्रिटिकल डीओ, क्रिटिकल डेफिशिएंसी या डीओ मिनिमम हमें मिलते हैं जोन नंबर 2 में, और जोन नंबर 2 को बोलते हैं जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन। जोन नंबर 2 को क्या बोलते हैं, जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन बोला जाता है। जोन नंबर 2 इज जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन। सीवेज फार्मिंग रेफर्स टू, देखो व्हाट हैपेंस, सीवेज फार्मिंग जो होता है फ्रेंड्स, एक मेथड होता है सीवेज फार्मिंग। जब हम वेस्ट वाटर को लैंड सरफेस पे डिस्पोज करते हैं तो लैंड सरफेस पे डिस्पोज करने के लिए हमारे पास मेथड्स होते हैं। इफ्लुएंट इरिगेशन होता है, सीवेज फार्मिंग होता है। सीवेज फार्मिंग में हमारा प्राइमरी कंसर्न होता है क्रॉप्स की ग्रोथ को लेकर। सीवेज फार्मिंग में हमारा प्राइमरी कंसर्न होता है क्रॉप्स की ग्रोथ को लेकर। तो एप्लीकेशन ऑफ सीवेज और ट्रीटेड इफ्लुएंट टू एग्रीकल्चर लैंड, सीवेज फार्मिंग का मतलब वेस्ट वाटर को लैंड सरफेस पे डिस्पोज कर देंगे, और जब लैंड सरफेस पे डिस्पोज करेंगे वहां पर क्रॉप्स की ग्रोथ होने वाली है, तो हमें वेस्ट वाटर को ट्रीट करना है ट्रीटमेंट प्लांट में, वहां पर एफिशिएंसी ज्यादा चाहिए होगी। बट जब हमारा प्राइमरी कंसर्न सिर्फ डिस्पोजल है, कोई क्रॉप्स की ग्रोथ को लेकर नहीं है, तो ट्रीटमेंट प्लांट में हम एफिशिएंसी कम भी रख सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपका पर्पस क्या है, उसके बेसिस पर डिस्पोज कहां करने वाले हो, उसके बेसिस पर ट्रीटमेंट प्लांट में एफिशिएंसी डिसाइड की जाती है, उसी के हिसाब से यूनिट्स वगैरह को डिजाइन किया जाता है। द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड फॉर फाइनल डिस्पोजल ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के लिए मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेबल मेथड जो है वो आपका सैनिटरी लैंडफिल। मोस्टली जो इंडियन रिफ्यूज है वो डिस्पोज किया जाता है इसी मेथड से। ऑलमोस्ट 80% और 85% इंडियन रिफ्यूज इज डिस्पोज्ड बाय सैनिटरी लैंडफिल मेथड, बट इट इज नॉट द इकोलॉजिकल एक्सेप्टेबल मेथड। अगर बोलते हैं इकोलॉजिकल एक्सेप्टेबल मेथड कौन सा होगा, देन आप बताएंगे कंपोस्टिंग मेथड। कंपोस्टिंग मेथड विल बी द इकोलॉजिकल एक्सेप्टेबल मेथड। मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेबल मेथड बोलेगा तो सैनिटरी लैंडफिल मेथड, तब हम बोलेंगे सैनिटरी लैंडफिल मेथड, ठीक है। अब सैनिटरी लैंडफिल मेथड में भी हमारे पास अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, जैसे कवर वगैरह आपको पता होना चाहिए, लीचेट वगैरह आपको पता होना चाहिए, ये सब। द मेजर कंबस्टिबल गैस जनरेटेड इन अ सैनिटरी लैंडफिल, अब क्योंकि सैनिटरी लैंडफिल में जब हम डिस्पोजल करते हैं सैनिटरी लैंडफिल के अंदर, तो यहाँ पर पहले एरोबिक डिकम्पोजिशन चलता है, जब ऑक्सीजन यूटिलाइज हो जाएगी उसके बाद अनएरोबिक डिकम्पोजिशन स्टार्ट होता है। अनएरोबिक डिकम्पोजिशन में भी पहले एसिड फॉर्मर काम करता है, फिर मीथेन फॉर्मर्स काम करते हैं, तो मीथेन एंड में मीथेन गैसेस रिलीज होती हैं। तो यहाँ पर अनएरोबिक डिकम्पोजिशन जब होता है तो एंड प्रोडक्ट्स गैसेस बनती हैं, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, H2S, NH3, ये सब गैसेस बनती हैं। द मेजर कंबस्टिबल गैस, क्योंकि मीथेन की परसेंटेज 65 to 70% है, CO2 की परसेंटेज ऑलमोस्ट 30% होती है, तो मेजर कंबस्टिबल गैस में मीथेन होगी और CO2 होगी। बट दोनों को अगर बताएंगे तो मीथेन आंसर बताएंगे, तो मीथेन 65% है होगी। तो मेजर कंबस्टिबल गैस जो है अनएरोबिक डिकम्पोजिशन में, अनएरोबिक लैंडफिल में मीथेन गैस होती है। डेली कवर इन अ सैनिटरी लैंडफिल, देखो ये जो कवर होता है
ये जो जैसे पहले एक लिफ्ट होती है हमारे पास, डेली कवर होता है, फिर इंटरमीडिएट कवर लगाते हैं और लास्ट में लगाते हैं फाइनल कवर। तो जब हम एक लिफ्ट की देखो होता क्या है कि हमने मान लो जब डिजाइनिंग करनी है तो डिजाइनिंग करते टाइम हमने ये डिसाइड किया कि हम इस सेल को फिल करने के लिए, सेल का मतलब क्या है कि जैसे हमारे पास एक एरिया होगा, उस एरिया को छोटे छोटे एरियाज में, नंबर ऑफ सब एरियाज में डिवाइड कर लेते हैं। तो ये जो छोटे छोटे एरियाज आपने डिवाइड किए हैं, एक एरिया को सेल बोला गया है। तो नंबर ऑफ सेल आपने बना दिए। एक सेल में आपको 5 लिफ्ट बनानी है, ये आपने डिजाइनिंग की थी। तो डिजाइनिंग करते हुए आपने बोला कि ये एरिया होगा, इस एरिया में ये नंबर ऑफ सेल्स होंगे, एक सेल में हम 5 लिफ्ट बनाएंगे। जब पहली लिफ्ट बनेगी उसको कवर कर देते हैं मिट्टी के साथ, उसको कवर करते थे मिट्टी के साथ। तो पहले कवर को बोलेंगे डेली कवर। उसके बाद सेकंड लिफ्ट बनेगी, फिर सेकंड लिफ्ट को भी कवर करोगे, से मिट्टी के साथ करते हैं तो उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट कवर। थर्ड में जो कवर होगा इंटरमीडिएट, फोर्थ में जो कवर होगा इंटरमीडिएट, जो लास्ट होगा फाइनल फिफ्थ लिफ्ट जो आपने डिजाइनिंग की थी फिफ्थ लिफ्ट के लिए, तो फिफ्थ लिफ्ट पर जो कवर लगाओगे उसको बोलेंगे फाइनल कवर। तो डेली कवर, बाकी इंटरमीडिएट कवर और लास्ट वाली हो जाएगी फाइनल कवर। डेली कवर इंटरमीडिएट कवर की थिकनेस रखते हैं 0.15 मीटर, बट जो फाइनल कवर की थिकनेस रखी जाती है वो होती है आपकी 0.6 मीटर। फाइनल कवर की थिकनेस कितनी रखते हैं? 0.6 मीटर। और इस फाइनल कवर के ऊपर हम कैप सिस्टम बनाते हैं। कैप सिस्टम का काम रहेगा बारिश के पानी को रोकना। अगर बारिश का पानी लैंडफिल में एंटर कर जाता है तो यहां पर लीचेट बन जाता है। लीचेट एक हाईली पॉइजनस लिक्विड होता है, हाईली कैंसर कोजिंग लिक्विड होता है, कार्सिनोजेनिक नेचर का होता है। तो अगर ये लीचेट बना और नीचे ग्राउंड वाटर टेबल में चला गया, वो ग्राउंड वाटर हम कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर लीचेट के फॉर्मेशन को रोकना है, तो लीचेट को रोकने के लिए कैप सिस्टम वगैरह इंस्टॉल किया जाता है। तो डेली कवर इन सैनिटरी लैंडफिल इज मेनली प्रोवाइडेड टू कंट्रोल। अच्छा, ये कवर वगैरह लगाते क्यों है? अगर आपने लिफ्ट बनाई और कवर नहीं लगाया तो हवा की वजह से जो आपका सॉलिड वेस्ट है ये जो है उड़कर कहीं चला जाएगा और आसपास का जो सराउंडिंग एरिया है वहां पर पोल्यूशन क्रिएट करेगा, पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट करेगा। इसी चीज को रोकने के लिए, टू कंट्रोल दी ओडर, फ्लाइज एंड लिटर एंड फायर्स, इन सबको रोकने के लिए डेली कवर्स लगाया जाता है। ठीक है। द ट्रेंच मेथड, देखो अब लैंडफिल मेथड में भी अलग अलग मेथड्स होते हैं, जैसे एरिया मेथड होता है, ट्रेंच मेथड होता है। तो बोला है कि ट्रेंच मेथड ऑफ सैनिटरी लैंडफिल इज मोस्ट सुटेबल। ट्रेंच मेथड मोस्ट सुटेबल निकल कर आता है। कब? ट्रेंच मेथड सुटेबल वहां निकल कर आता है जब आपकी सोइल सुटेबल हो एक्सकवेशन के लिए और ग्राउंड वाटर सफिशिएंटली डीपर हो, यानी ग्राउंड वाटर काफी नीचे हो, वहां पर ट्रेंच मेथड यूज कर सकते हो। बट अगर ग्राउंड वाटर ऊपर है तब आप एरिया मेथड यूज करेंगे। तो ट्रेंच मेथड जनरली यूज वहां करेंगे जब ग्राउंड वाटर सफिशिएंटली डीप है और आपकी सोइल सुटेबल है एक्सकवेशन के लिए, क्योंकि लो लाइंग एरिया हमें रिक्वायर्ड होता है। ठीक है। जैसे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द एरिया मेथड ऑफ सैनिटरी लैंड फिलिंग इज जनरली प्रेफर्ड। एरिया मेथड कहां प्रेफर करेंगे? जहां पर आपका ग्राउंड वाटर टेबल हाई हो और वहां पर एक्सकवेशन भी डिफिकल्ट हो, तो वहां पर एरिया मेथड यूज किया जाता है। ध्यान रखिएगा, इन चीजों का इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस। इनसिनरेशन ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मेनली रिजल्ट्स इन। इनसिनरेशन दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है पायरोलिसिस, थर्मल पायरोलिसिस, एक होता है इंसिनरेशन। इंसिनरेशन में, दोनों में हम लोग क्या करते हैं? सॉलिड वेस्ट की बर्निंग करते हैं। इंसिनरेशन में भी बर्निंग होगी, पायरोलिसिस में बर्निंग होगी, बट डिफरेंस ये निकल कर आता है, इंसिनरेशन में सॉलिड वेस्ट की बर्निंग होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और पायरोलिसिस में सॉलिड वेस्ट की बर्निंग होती है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्निंग करते हैं तो यहां पर एंड प्रोडक्ट्स गैसेस मिलती है और उस गैस को हम यूज कर सकते हैं, जैसे टरबाइन वगैरह वर्क करने के लिए, वहां से स्टीम वगैरह जनरेट करने के लिए। और यहां पर जब हम पायरोलिसिस करते हैं तो पायरोलिसिस में एंड प्रोडक्ट जो हमें मिलते हैं, पायरोलाइज्ड प्रोडक्ट मिलते हैं और इसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं। सॉलिड में चारकोल मिलता है, उसको एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं। लिक्विड में हमें टार मिलता है, ऑयल मिलता है, उसको भी हम एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं। और गैसेज में भी अलग अलग गैसेज मिलती है, उसमें से वन ऑफ द गैसेज CH4 मीथेन, क्योंकि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है तो हम इसको भी एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए इंसिनरेशन और पायरोलिसिस में पायरोलिसिस करना ज्यादा एडवांटेजेस है, क्योंकि यहाँ के जो एंड प्रोडक्ट है हम उस एंड प्रोडक्ट को फर्दर रिकवर यूज कर सकते हैं एज अ फ्यूल अपने प्लांट को चलाने के लिए। तो यहाँ पे रिकवरेबल हैं चीजें, तो कॉस्ट जो थोड़ा है कॉस्ट कंपनसेट हो जाती है। इनसिनरेशन ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज मेनली रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन वेस्ट वॉल्यूम, नहीं, वेस्ट वॉल्यूम रिड्यूस होता है, सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन वेस्ट वॉल्यूम एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ कंबस्टिबल मैटर। और बर्निंग भी आप बर्निंग भी आप उन्हीं मैटर्स की करोगे जो कंबस्टिबल नेचर के होंगे। अब पता लगे ब्रिक्स को आप रख रहे हो या जो इनकम्बस्टिबल नेचर के मटेरियल, इनकम्बस्टिबल मटेरियल्स लाइक ब्रोकन ग्लास हो गया, आपके पास मेसनरी आइटम्स होगी, उनको आप बर्निंग नहीं कर सकते। जो पहले आप क्या करते हैं, आप
क्योंकि आप जब बात करते हैं तो हम पहले सॉलिड को सेग्रीगेट कर देते हैं, जो रीयूज करने का है हम उसको रीयूज करते हैं, जिसको रिसाइकिल कर सकते हैं उसको रिसाइकिल करते हैं। एंड प्रोडक्ट्स जो है लास्ट में जो बचेगा भाई हमें इसको बर्निंग ही करनी होगी, जो भी कंबस्टिबल नेचर का होगा तो बर्निंग होती है। अदरवाइज हम कोशिश करते हैं कि जितना रीयूज हो सके या जितना रिसाइकिल हो सके, ठीक है। म्युनिसिपल वेस्ट हैविंग विच कैरेक्टरिस्टिक्स इज जनरली मोस्ट सुटेबल फॉर इंसिनरेशन। मोस्ट सुटेबल फॉर इंसिनरेशन का मतलब कौन से सॉलिड वेस्ट को आप जनरली बर्न करोगे, हम उसी सॉलिड वेस्ट को बर्न करते हैं जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा हो। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब जिसको बर्न करने से हमें ज्यादा क्वांटिटी में एनर्जी मिले, जिसको हम यूज कर सके फर्दर, तो हम उसी को ही बर्न करेंगे, ऑब्वियसली बात है। तो हाई मॉइस्चर हैविंग लो कैलोरीफिक वैल्यू 100% रॉन्ग आंसर होगा। हाई कंबस्टिबल कंटेंट एंड एडिक्वेट कैलोरीफिक वैल्यू, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होगी उसी को तो बर्न करेंगे, उसी को बर्न करने से हमें एनर्जी मिलेगी, उसको हम यूज कर सकते हैं अपने प्लांट को चलाने के लिए, किसी और पर्पज के लिए अगर यूज करना हो। तो हम इंसिनरेशन में ये देखते हैं कि जो सॉलिड वेस्ट जिसको इंसिनरेट करने वाले हैं उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है या नहीं है। अगर ज्यादा नहीं है तो फिर क्यों करेंगे, पैसा क्यों लगाना हमें फालतू में। तो इसलिए हम यही करते हैं कि जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा हो, जो कंबस्टिबल नेचर का भी हो और कैलोरीफिक वैल्यू भी ज्यादा हो, उसको बर्न किया जाता है, इंसिनरेशन किया जाता है उसका। कंपोस्टिंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। अब जनरली जब कंपोस्टिंग की बात करते हैं तो कंपोस्टिंग में डिकम्पोजिशन होता है, बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन चलता है, और यहां पर जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं वो डिकम्पोज होते हैं। दो टाइप की कंपोस्टिंग आपने सुना है, एरोबिक और अनएरोबिक कंपोस्टिंग। एरोबिक कंपोस्टिंग फर्स्ट टाइम इंदौर सिटी में करवाई गई थी, इसलिए एरोबिक कंपोस्टिंग को इंदौर प्रोसेस बोल देते हैं, और अनएरोबिक कंपोस्टिंग फर्स्ट टाइम बेंगलोर सिटी में करवाई गई थी, इसलिए इसको बेंगलोर प्रोसेस बोल देते हैं। अनएरोबिक कंपोस्टिंग बेंगलोर प्रोसेस, इंदौर एरोबिक कंपोस्टिंग इंदौर प्रोसेस। जब कंपोस्टिंग की बात करते हैं तो हम ध्यान रखते हैं इसमें C/N रेशियो को, तो कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो, क्योंकि कार्बन जो होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। सिमिलरली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए, तो उनकी ग्रोथ के लिए जो न्यूट्रिएंट्स है वो उसको नाइट्रोजन से मिलता है। तो कार्बन और नाइट्रोजन की रेशियो ऑप्टिमम वे में होनी चाहिए, और इसकी जो रेशियो होगी फॉर ऑप्टिमम कंपोस्टिंग 30:50 होनी चाहिए। 30:50 नहीं समझना है इसको, आप इसको ऐसे लिखिएगा 30:50, तो 30 से 50। तो C/N इससे ज्यादा नहीं होगा, C/N इससे कम नहीं होना चाहिए। तो 30:50 की रेशियो में कुछ भी हो सकती है वैल्यू, तो इतनी हम रखते हैं, मेंटेन रखते हैं, ताकि ऑप्टिमम वे में कंपोस्टिंग हो सके। अगर C/N ज्यादा हो गया, मान लो C/N 80 है या C/N 10 हो गया है, तो यहां पर ऑप्टिमम वे में कंपोस्टिंग नहीं होगी, कंपोस्टिंग नहीं होगी, क्योंकि दोनों केसेस में जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म पूरी तरह से ग्रो नहीं कर पाता है। तो कंपोस्टिंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट, क्योंकि डिकम्पोजिशन होनी है तो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस की क्या होगी, डिकम्पोजिशन होगी। द इंदौर मेथड ऑफ कंपोस्टिंग इज प्रीडोमिनेंटली एरोबिक, और बेंगलोर प्रोसेस कौन सा होता है, अनएरोबिक होता है। बेंगलोर मेथड इज अनएरोबिक। वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है, देखो वर्मी कंपोस्टिंग का मतलब है कि आप कुछ अर्थवॉर्म्स लाइक की हेल्प से कंपोस्टिंग करवा रहे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, डिकम्पोज करेंगे, बट उसके साथ हमने कुछ अर्थवॉर्म्स वगैरह यूज किए हुए हैं जो कि ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने वाले हैं। तो अर्थवॉर्म्स वगैरह इनकी हेल्प से हम लोग क्या करवा रहे हैं, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करवा रहे हैं, कंपोस्टिंग करवा रहे हैं। तो इस टाइप की कंपोस्टिंग को बोल देते हैं वर्मी कंपोस्टिंग, दैट इज नेम्ड एज द वर्मी कंपोस्टिंग, वॉर्म्स की हेल्प से बेसिकली, ठीक है। बायोमिथेनेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिड वेस्ट टेक्स प्लेस अंडर, देखो बायोमिथेनेशन का मतलब क्या है कि बायोमिथेनेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिड वेस्ट, मीथेन गैस आपको मिल रही है, और मीथेन गैस मिलती है जब अनएरोबिक डिकम्पोजिशन होगा, बायो वर्ड लगाया हुआ है, तो ये किस कंडीशन में होगा, जब अनएरोबिक कंडीशन होगी। तो अनएरोबिक कंडीशन के अंदर आपको क्या मिलता है, मीथेन मिलता है। तो बायोमिथेनेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिड वेस्ट टेक्स प्लेस अंडर अनएरोबिक कंडीशन, कौन सी कंडीशन में, अनएरोबिक कंडीशन के अंदर। Which of the following follows the preferred hierarchy of municipal solid waste management? अब हायरार्की क्या लेकर चलते हैं, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। जितना हो सके कम रिड्यूस करेंगे, सॉलिड वेस्ट कम से कम जो है जनरेट हो, कम से कम जनरेट हो, मतलब रिड्यूस करना है सॉलिड वेस्ट को। सोर्स एट द, जहां पर भी आप सॉलिड वेस्ट जिस भी जगह जनरेट हो रहा है, तो कोशिश यही करेंगे कि सॉलिड वेस्ट कम से कम जनरेट हो, मतलब उसको रिड्यूस करने की कोशिश करनी है, ज्यादा सॉलिड वेस्ट नहीं हमने जनरेट करवाना है। तो सबसे पहले रिड्यूस, अब रिड्यूस कर दिया, अब जो भी सॉलिड वेस्ट मिला आप कोशिश करो उसको रीयूज कर सको। अगर रीयूज नहीं कर पा रहे हो तो आप कोशिश करो उसको पे कुछ प्रोसेस वगैरह करके उसको रिसाइकिल कर दो, किसी और चीज में कन्वर्ट कर दो, आप उसको यूज कर लो। तो रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, 3R ये फिनोमेना, 3R फिनोमेना चलता है यहाँ पर, रिड्यूस, रिसाइकल, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। तो पहले रिड्यूस करेंगे, फिर रीयूज और फिर रिसाइकल।
अब रिसाइकल होने के बाद फिर रिकवर और लास्ट में आके डिस्पोजल का ऑप्शन आता है। डिस्पोजल सबसे लास्ट में आता है, ध्यान रखिएगा, डिस्पोजल सबसे लास्ट में। उससे पहले कोशिश करते हैं जितनी भी चीजें हो सके, रीयूज हो सके रीयूज करेंगे, रिसाइकल, रिकवर, ठीक है। टेस्टिंग ऑफ सीवर पाइप। अब जब हम सीवर पाइप की टेस्टिंग की बात करते हैं तो यहां पर वाटर टेस्ट के लिए इसमें टेस्ट किया जाता है सीवर्स को। मिरर टेस्ट होता है, बोल टेस्ट होता है। बोल टेस्ट आपने सुना होगा कि ऑब्स्ट्रक्शन का चेक करने के लिए। मिरर टेस्ट जनरली किया जाता है अलाइनमेंट चेक करने के लिए। तो ये जनरली टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं यहाँ पर। वाटर टेस्ट लीकेज का पता करने के लिए। तो ऑल ऑफ दीज ये सारे टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं सीवर की पाइपलाइंस में। मैन होल्स आर जनरली लोकेटेड। मैन होल्स बेसिकली क्या होते हैं, ओपनिंग्स होती हैं जो हमने प्रोवाइड की हुई है ताकि कोई इंसान उसमें जाए और उस सीवर्स की क्लीनिंग कर सके, सीवर्स की मेंटेनेंस कर सके। तो सीवर्स की मेंटेनेंस करनी हो, सीवर्स की क्लीनिंग करनी हो तो ओपनिंग्स जो हमने प्रोवाइड की हुई है उन ओपनिंग्स को ही मैन होल्स बोला जाता है। अब मैन होल्स कहाँ लगाते हैं, जहां पर भी सीवर की डायरेक्शन चेंज हो जाए, सीवर की अलाइनमेंट चेंज हो जाए, सीवर का ग्रेडियंट चेंज हो जाए, सीवर के डायमीटर चेंज हो जाए, इन सभी जगह पर मैन होल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो एट ऑल चेंज ऑफ डायरेक्शन, सीवर की डायरेक्शन चेंज होगी, पहले सीवर ऐसे जा रहा था अब ऐसे लेकर जा रहे हो, मैन होल लगाना पड़ेगा। एट ऑल चेंजेस ऑफ ग्रेडियंट, सीवर का ग्रेडियंट चेंज कर दिया आपने, मैन होल बनाना पड़ेगा। एट ऑल जंक्शन ऑफ डिफरेंट सीवर्स, डिफरेंट सीवर का मतलब पहले ब्रांच सीवर थी अब मेन सीवर में एंट्री करवानी है, मैनुअल बनाना पड़ेगा क्योंकि डायमीटर चेंज हो गया है। तो ऑल ऑफ द अबव, तो इन सारे केसेस के लिए क्या किया जाता है, मैनहोल्स बनाए जाते हैं। सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी हमने डिस्कस किया था कि सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी क्या होती है, वो वेलोसिटी जिसमें सीवर अपने आप को क्लीन कर रहा है, जिसमें सीवर अपने आप को क्या कर रहा है, क्लीन। तो सच फ्लो वेलोसिटी एज वुड बी सफिशिएंट टू फ्लश आउट एनी डिपोजिट सॉलिड्स इन द सीवर। तो जो भी सीवर्स में सॉलिड्स डिपोजिट हो गए हैं वो सारे सॉलिड्स पानी के साथ फ्लो करके चले जा रहे हैं। तो जिस मिनिमम डिस्चार्ज, और ये हम चेक करते हैं कि मिनिमम डिस्चार्ज पे हमें मिलता है या नहीं मिलता है, ठीक है। तो चेक किया जाता है इसको हमेशा। तो जनरली अगर आपसे वैल्यू पूछेगा तो आप आंसर दे देना 0.45 से 0.5 मीटर पर सेकेंड, इतनी वेलोसिटी तो होनी चाहिए यहाँ पर सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी। अगर वो आपसे पूछता है एक वैल्यू अगर बतानी है तो आप 0.5 बता सकते हैं, 0.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इन द डिजाइन ऑफ स्टॉर्म सीवर टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इज रेलिवेंट टू डिटरमाइन द, देखो टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन जो होता है बेसिकली क्या होता है, हाइड्रोलॉजी में पढ़ते हैं हम जनरली टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन को, कि हमारे पास जो कैचमेंट एरिया है, कैचमेंट एरिया का जो मोस्ट रिमोटेस्ट पॉइंट है, सबसे दूर वाला पॉइंट, उस पॉइंट से आउटलेट तक आने में पानी को जितना भी टाइम लग रहा है, मान लो टाइम लगा 2 घंटे, मान लो टाइम कितना लगा 2 घंटे, तो उस सबसे दूर वाला पॉइंट जो है उस पॉइंट से आउटलेट तक आने में टाइम लगता है पानी को 2 घंटे, और बारिश होती है मान लो 1 घंटे के लिए। तो अगर 1 घंटे के लिए बारिश हुई पूरे एरिया में बारिश हुई, तो हम ये नहीं बोल सकते कि पूरे एरिया से लगातार पानी आ रहा है और डिस्चार्ज हमें ज़्यादा मिलेगा। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि पानी तो पूरे एरिया से आएगा बट एक साथ नहीं आ रहा है। क्यों, क्योंकि सबसे दूर वाला जो पॉइंट है उसको तो आने में 2 घंटे लगेंगे। अगर बारिश हुई 2 घंटे के लिए, बारिश हुई 2 घंटे के लिए, और सबसे दूर वाला जो पॉइंट था उसको आउटलेट तक पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं, पूरे एरिया में यूनिफॉर्मली बारिश हुई 2 घंटे के लिए, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि अब पूरे एरिया से पानी आएगा। तो बारिश 2 घंटे हो या 2 घंटे से ज्यादा के लिए हो, तब हम बोल सकते हैं कि पूरे कैचमेंट एरिया से, पूरे एरिया से पानी हमें मिल रहा है, यानी डिस्चार्ज भी ज्यादा मिलेगा। तो टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन क्या है, वो टाइम जो सबसे दूर वाला मॉलिक्यूल था उसको आउटलेट तक पहुंचने में जितना भी टाइम लगा उसी को बोलते हैं टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो इन द डिजाइनिंग ऑफ स्टॉर्म सीवर टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इज रेलेवेंट टू डिटरमाइन द रेनफॉल इंटेंसिटी। रेनफॉल की इंटेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मुलेज होते हैं, ब्रिटिश मिनिस्ट्री फॉर्मूला है जैसे, तो फॉर्मुलेज होते हैं, उनके फॉर्मुलेज की हेल्प से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, रेनफॉल इंटेंसिटी वगैरह, और हम बता सकते हैं कि यहाँ पर मैक्सिमम डिस्चार्ज कितना होगा, हम वो भी कर सकते हैं, ठीक है। सीवर इज कॉमनली डिजाइन टू अटेन द सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी एट मिनिमम आवरली रेट ऑफ फ्लो। मिनिमम आवरली रेट ऑफ फ्लो पे उसको चेक किया जाता है। इन अ सेपरेट सीवरेज सिस्टम द मोस्ट सुटेबल सीवर, देखो जनरली जो सीवर्स बनाए जाते हैं वो सर्कुलर सीवर के बनाए जाते हैं। सर्कुलर सीवर के बनाने का भी एक एडवांटेज तभी मिलता है, ध्यान दीजिएगा, बिगेस्ट एडवांटेज क्या है सर्कुलर सीवर का, बिगेस्ट एडवांटेज हमें तभी मिलेगा जब हम सीवर्स को डिजाइन करें फॉर मिनिमम डेप्थ ऑफ फ्लो 0.5 डी, मिनिमम डेप्थ ऑफ फ्लो 0.5 डी। अगर सीवर का डायमीटर डी है और हमने बोला कि मिनिमम कम से कम जो डेप्थ ऑफ फ्लो होगी इसमें 0.5 डी, यानी हाफ फुल कंडीशन तो होनी चाहिए। अगर हम सीवर को डिजाइन कर रहे हैं, सर्कुलर सीवर को डिजाइन कर रहे हैं और इसमें मिनिमम डेप्थ ऑफ फ्लो 0.5 डी लेकर चलते हैं, तो उस केस में फ्लक्चुएशंस जो हमें मिलेगा वेलोसिटी में, डिस्चार्ज में कम मिलता है। अगर आपने सीवर को डिजाइन किया इससे भी कम डेप्थ ऑफ फ्लो के लिए तो फ्लक्चुएशंस ज्यादा होगा। अगर फ्लक्चुएशंस ज्यादा हुई इसी को बोलते हैं शॉक लोडिंग, तो शॉक लोडिंग ज्यादा आएगी।
अगर आपके सीवर्स में पानी जब फ्लो कर रहा है वेस्ट वाटर, इसमें शॉक लोडिंग ज़्यादा हो गई तो ट्रीटमेंट प्लांट में जो मीथेन फॉर्मर्स होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, ट्रीटमेंट नहीं हो पाती। तो इसीलिए शॉक लोडिंग को कम करना होता है, और शॉक लोडिंग को कम करने के लिए बहुत सारी प्रोविजन की जाती है। जैसे सर्कुलर सीवर बनाया, सर्कुलर सीवर में आपने मिनिमम डेप्थ ऑफ फ्लो 0.5 डी रखा। उसके बाद जब पानी को ट्रीटमेंट प्लांट में लेकर जाते हैं तो ट्रीटमेंट प्लांट में लेकर जाने के बाद आपने किया क्या, फ्लो इक्वलाइजेशन चैम्बर बनाए। फ्लो इक्वलाइजेशन चैम्बर जो कि पीएसटी के अंदर प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में कांस्टेंट रेट से पानी को सप्लाई करती है। उसके बाद जब पीएसटी में स्लज बनती है, ऑर्गेनिक स्लज, इसको स्लज डाइजेस्टर में जब लेकर जाते हैं तो स्लज डाइजेस्टर में डायरेक्टली नहीं लेकर जाते, इससे पहले भी हमने एक चैम्बर बनाया होता है जिसमें हम शॉक लोडिंग को कम कर रहे होते हैं। तो काफ़ी सारी प्रोविजंस यहाँ पे रखी जाती हैं जिसकी वजह से हम शॉक लोडिंग को कम कर सके, ताकि हमारा ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीटमेंट चलती रहे, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट चलती रहे। अगर शॉक लोडिंग ज़्यादा हुई तो ट्रीटमेंट पूरी नहीं हो पाती है। द ड्रॉप मैनहोल्स आर प्रोवाइडेड इन सीवरेज सिस्टम। देखो ड्रॉप मैनहोल्स क्या होते हैं कि जब आप मैनहोल्स की कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो जैसे मान लीजिएगा कि ये मैनहोल्स आपके पास है और आपने यहाँ पर एक मैनहोल्स बनाया, और जब भी मैनहोल्स की कंस्ट्रक्शन होगी तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो इनकमिंग सीवर होगा और जो ये आउटगोइंग सीवर होगा, तो ये इनकमिंग है और ये आउटगोइंग। इनकमिंग और आउटगोइंग के जो सीवर्स होते हैं, इनके जो टॉप मोस्ट पॉइंट होते हैं, जो टॉप मोस्ट पॉइंट होते हैं, ये एक ही लाइन में होना चाहिए, ये एक ही लाइन में कोइंसाइड होने चाहिए। अब हुआ क्या कि यहाँ पर आपने डेप्थ ज़्यादा रख दी। जब डेप्थ ज़्यादा रख दी तो जब वेस्ट वाटर यहाँ पर एंटर करेगा सीवर्स के थ्रू, इनकमिंग सीवर के थ्रू, तो सॉलिड्स का सेग्रीगेशन हो जाएगा। सॉलिड्स यहाँ पर नीचे बैठ जाएंगे और पानी आगे जाके फ्लो कर जाएगा। तो सॉलिड्स के सेग्रीगेशन को रोकना है, क्योंकि भाई अगर सॉलिड्स यहाँ पे रुकेगा तो ट्रीटमेंट भी तो करवानी है आगे जाके, नहीं तो चोकिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सॉलिड्स को यहाँ पर रोकना है, सॉलिड्स को यहाँ पे रोकना मतलब हमें क्या करना है, इसको सेटल होने से रोकना है, सेग्रीगेशन होने से रोकना है। तो इतनी हाइट से जब हम वेस्ट वाटर को फ्लो करवाएंगे तो ऑब्वियसली बात है सेग्रीगेशन देखने को मिलेगा। जब आप देखते हैं साइट पर कंक्रीटिंग वगैरह वर्क होता है, कंक्रीट वगैरह तैयार करते हो, ज़्यादा हाइट से गिरोगे तो सेग्रीगेशन फिनोमेना देखने को मिलता है। सिमिलरली यहाँ पर भी इतनी ज़्यादा हाइट होगी तो सेग्रीगेशन होगा। इसी सेग्रीगेशन को रोकने के लिए हमने किया क्या, हमने इनकमिंग सीवर और यहाँ पर एक रैंप बना दिया। एक क्या बना दिया, रैंप बना दिया है। अब इस रैंप के थ्रू पानी फ्लो करके लेकर जा रहे हैं, तो हमने हाइट को कम कर दिया है। इसी को बोलते हैं ड्रॉप मैनहोल। तो ड्रॉप मैनहोल्स आर प्रोवाइडेड जनरली जब भी हमें एलिवेशन को चेंज करना हो, चेंज इन एलिवेशन ऑफ द ग्राउंड लेवल, या आप यहाँ पर एक रैंप तो बनाया है आपने, रैंप बनाया, या आप एक वर्टिकल पाइप भी लगा सकते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि वर्टिकल पाइप का भी यूज किया जा सकता है, वर्टिकल पाइप का भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीवेज, सीवेज की जनरली स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है स्लाइटली ग्रेटर देन 1, स्लाइटली होती है 1 से ज़्यादा, क्योंकि इसमें सॉलिड्स भी होते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी थोड़ा सा भारी होगा पानी नॉर्मल वाटर के कंपैरेटिवली। पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट बतानी है। एरोबिक बैक्टीरिया फ्लोरिश द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सही बात है, एरोबिक तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन काम करता है। अनएरोबिक बैक्टीरिया फ्लोरिश इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये बात भी सही है, मॉलिक्यूलर बॉन्डेड ऑक्सीजन यूज करता है। फैकल्टेटिव बैक्टीरिया फ्लोरिश इन द प्रेजेंस एज वेल एज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये बात भी सही है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है। इनकरेक्ट तो कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, नन ऑफ दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। गैसेज विच आर जनरली इवोल्व ड्यूरिंग द एरोबिक डिकम्पोजिशन, अब एरोबिक डिकम्पोजिशन के टाइम पर जो गैसेज है, अब एरोबिक नहीं होता, अनएरोबिक के टाइम पर होती है जो गैसेज रिलीज, बट एरोबिक के टाइम पर भी जब हम बात करें तो कुछ गैसेज यहाँ पर भी देखने को मिलती हैं। एरोबिक के टाइम पर कौन कौन सी गैसेज होती हैं, CO2, NH3 और SO2। तो ध्यान रखिएगा, इस चीज का इंपॉर्टेंट है, CO2, NH3 और SO2। अगर अनएरोबिक बोलेगा, अनएरोबिक के लिए आंसर हमारे पास बी है, ये है अनएरोबिक के लिए, बट उसने एरोबिक बोला है। तो एरोबिक के टाइम पर भी कुछ गैसेस मिलती हैं जब ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन वगैरह होता है, जैसे नाइट्रिफिकेशन फिनोमेना चलता है। अब नाइट्रिफिकेशन फिनोमेना में आपने पता है कि नाइट्रोजन जो आपका नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक मैटर है वो नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है। तो नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक मैटर पहले एमोनिफिकेशन होगा, एमोनिया गैस में कन्वर्ट होगा, ठीक है ना। तो लाइक दिस, तो NH3 भी आता है, CO2 भी बनता है, SO2। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। इमोफ कोन इज यूज टू मेजर इन द सीवेज, सीवेज के अंदर जो इमोफ कोन होता है उसको किस पर्पज के लिए यूज करते हैं, इमोफ कोन का यूज किया जाता है सेटलेबल सॉइल्स की कॉन्सेंट्रेशन को बताने के लिए। कि कौन होता है हमारे पास फ्रेंड्स, एक कौन होता है, इस कौन में हम 1 लीटर सीवेज को डिस्पोज कर देते हैं, मतलब 1 लीटर सीवेज इसमें डाल देते हैं और सीवेज को टाइम देते हैं 2 घंटे के लिए। तो 2 घंटे में जितना भी सॉलिड सेटल हुआ, 2 घंटे में जितना भी सॉलिड सेटल हुआ उसकी हाइट मेजर कर लेते हैं। 2 घंटे में जितना भी सॉलिड सेटल हुआ उसकी हाइट मेजर कर लेते हैं, और जो हाइट हमने मेजर की, इस हाइट को फर्दर कैलिब्रेट करवा देते हैं सेटलेबल सॉलिड्स की कॉन्सेंट्रेशन के साथ मिलीग्राम पर लीटर में। तो कैलिब्रेशन फिनोमेना यहाँ पर चलता है, इमोफ कोन यहाँ पर यूज किया जाता है।
द पीएच ऑफ द फ्रेश, अच्छा इसी में एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर पूछता है मफल फर्नेस जनरली यूज किया जाता है वोलेटाइल सॉलिड्स को बताने के लिए, वोलेटाइल सॉलिड्स को बताने के लिए, जिसमें हम 550 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर लेकर जाते हैं और वोलेटाइल सॉलिड्स इवेपोरेट हो जाता है, मतलब ऑक्सीडाइज हो जाता है वोलेटाइल सॉलिड्स, और नॉन वोलेटाइल सॉलिड्स इनऑर्गेनिक सॉलिड्स जनरली बच जाता है। तो फिर हम टोटल सॉलिड्स में से इनऑर्गेनिक सॉलिड्स जो बच गया उसको माइनस कर देंगे तो हमें ये सब्सटेंस मिल जाएगा जो ऑक्सीडाइज हो गया था, जो वोलेटाइल था। द पीएच ऑफ द फ्रेश सीवेज, जनरली जो फ्रेश सीवेज होता है, फ्रेश सीवेज वो एल्केलाइन नेचर का होता है, तो उसकी पीएच 7 से ज़्यादा होती है। जो अगर यही टाइम हो जाएगा तो ये सेप्टिक कंडीशन में चेंज हो जाता है, तो पीएच रिड्यूस हो जाती है फिर टाइम के रिस्पेक्ट में। 1 लीटर ऑफ सीवेज व्हेन अलाउड टू सेटल फॉर 30 मिनट्स gives a sludge volume of 27 centimeter cube. If the dry weight of this sludge is 3 grams, then its sludge volume index. Friends, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है, लेकिन स्लज वॉल्यूम इंडेक्स का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। स्लज वॉल्यूम इंडेक्स जनरली हम बताते हैं जब हम एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस की कहानी पढ़ते हैं। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में आपको पता है कि एक एरेशन टैंक होता है, उसके बाद सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक होता है, और जब पानी एरेशन टैंक में आता है ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बायोमास बनती है। उस बायोमास को सेटल करवाते हैं एसएसटी के अंदर। अब एसएसटी में बायोमास की सेटलमेंट होगी तो बायोलॉजिकल स्लज बनेगी। उस बायोलॉजिकल स्लज के अंदर सॉलिड्स की कॉन्सेंट्रेशन पता करनी हो, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कॉन्सेंट्रेशन पता करनी हो, बायोमास की कॉन्सेंट्रेशन पता करनी हो, तो उसके लिए हम उसको बोलते हैं एक्सयू। एक्सयू हमने एक टर्म यहां पर बताते हैं, दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बायोमास इन द स्लज। उस एसएसटी की स्लज में जो बायोमास की कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी है, उस चीज का पता लगाने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, कैलकुलेट करते हैं एसवीआई, स्लज वॉल्यूम इंडेक्स। स्लज वॉल्यूम इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए हमेशा आप 1 ग्राम की हेल्प से निकालते हैं, 1 ग्राम की हेल्प से। तो एक कंटेनर होगा, इस कंटेनर में हम सीवेज सैंपल ऐड कर देंगे, जितना भी हमारे पास सीवेज सैंपल है। जनरली यहाँ पर सीवेज सैंपल में अभी 1 लीटर, जनरली 1 लीटर लेकर चलते हैं वैसे तो। 1 लीटर सीवेज सैंपल आपने यहाँ पे डाल दिया, तो 1 लीटर सीवेज सैंपल आपने यहाँ पे डाल दिया। इस 1 लीटर सीवेज सैंपल में सॉलिड्स थे 3 ग्राम। सॉलिड्स कितने थे? 3 ग्राम थे। तो जब हम 1 लीटर सीवेज सैंपल इसमें डालेंगे, सॉलिड्स होंगे, वो सॉलिड सेटल करेगा टाइम के रिस्पेक्ट में। अब जब सॉलिड इसमें सेटल करेगा तो कुछ ना कुछ उसकी हाइट निकल कर आएगी। इस हाइट को कैलिब्रेट करवा देते हैं, तो जितनी भी हाइट होगी सॉलिड की उसके कोरस्पोंडिंग वॉल्यूम बता देते हैं कि इतने सॉलिड है तो इसका वॉल्यूम इतना निकल कर आएगा, तो हमें मिलीलीटर में वॉल्यूम मिल जाएगा। तो अब इसको टाइम कितना देते हैं सेटल होने के लिए? 30 मिनट्स का, ओनली 30 मिनट का टाइम दिया जाता है। तो 3 ग्राम सॉलिड है और उसको हमने टाइम दिया 30 मिनट का, ताकि वो सेटल हो जाए। अब हो सकता है कि सारे के सारे सेटल हो जाए, या हो सकता है थोड़े से सेटल हो। तो जितना भी सॉलिड सेटल हुआ उसका वॉल्यूम निकल कर आया है 27 सेंटीमीटर क्यूब, 27 ml लिख सकते हैं। जब हम स्लज वॉल्यूम इंडेक्स निकालते हैं तो हमेशा 1 ग्राम सॉलिड के लिए निकालेंगे। तो अगर 1 ग्राम सॉलिड होता है, उसको 30 मिनट का टाइम देंगे, तो जो वॉल्यूम निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा? तो आप आंसर कितना देंगे? 9 मिलीलीटर देंगे। सो 9 मिलीलीटर पर ग्राम, दिस इज द स्लज वॉल्यूम इंडेक्स। तो यहां पर स्लज वॉल्यूम इंडेक्स जो आएगा वो कितना आएगा? 9 मिलीलीटर पर ग्राम आएगा। ठीक है। अब स्लज वॉल्यूम इंडेक्स और एक्सयू जो होते हैं वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर आपको एक्सयू निकालना हो मिलीग्राम पर लीटर में, तो 10⁶ डिवाइडेड बाई एसवीआई करते हैं, और एसवीआई जो होगा वो मिलीलीटर पर ग्राम में होगा, और आपको जो आंसर मिलेगा एक्सयू का वो मिलेगा मिलीग्राम पर लीटर में। तो फैक्टर हमने लगा दिया 10⁶। एसवीआई जितना ज्यादा होगा एक्सयू उतना ही कम निकल कर आएगा। अगर एसवीआई ज्यादा आता है तो इसका मतलब एक्सयू उतना ही कम निकल कर आता है। अगर एक्सयू कम निकल कर आया मतलब बायोलॉजिकल जो स्लज थी आपके पास, उसके अंदर जो सॉलिड्स की कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ही कम है, मतलब जो स्लज है वो बल्कियस स्लज है। अगर बल्कियस स्लज होगी तब हमें रीसर्कुलेशन जो होगा वो बहुत ज्यादा करना पड़ता है। ठीक है ना। तो ये सारी कहानी इंटररिलेटेड है, ये आपको पता ही है। यूट्रोफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज इज कोज्ड बाय, देखो यूट्रोफिकेशन हमें पता है, यूट्रोफिकेशन जनरली होता है पानी में न्यूट्रिएंट्स के आने की वजह से, और इसकी वजह से पानी में एल्गी ग्रो कर जाती है। न्यूट्रिएंट्स जनरली प्राइम पोल्यूटेंट की पूछेगा, अगर आपसे प्राइम पोल्यूटेंट बताओ तो बताएंगे फॉस्फोरस। जनरली न्यूट्रिएंट्स में फॉस्फोरस भी होता है, नाइट्रेट भी होते हैं, नाइट्रोजन का कंपोनेंट नाइट्रेट भी होता है, तो फॉस्फोरस नाइट्रेट ये सब होते हैं। बट प्राइमरी पोल्यूटेंट अगर पूछेगा तो फॉस्फोरस बताएंगे। तो यूट्रोफिकेशन क्या है? एल्गी का ग्रो होना। किस वजह से? एक्सेसिव सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से, जब हम पानी में सप्लाई कर देते हैं तो एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ न्यूट्रिएंट्स अगर हुआ है तो यूट्रोफिकेशन होगा, एल्गी ग्रो करेगी। यूट्रोफिकेशन को रोकना है
तो आप इन न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई को रोक दो, इन न्यूट्रिएंट्स को खत्म कर दो ट्रीटमेंट प्लांट में, टर्शियरी ट्रीटमेंट में। टर्शियरी ट्रीटमेंट में फॉस्फोरस वगैरह का रिमूव किया जाता है इन टर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेट, इनके प्रेसिपिटेट बनवाए जाते हैं। तो केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं तो इसमें कुछ केमिकल्स कोएगुलेंट्स वगैरह यूज किए जाते हैं जो कि फॉस्फोरस को प्रेसिपिटेट फॉर्म में सेपरेट आउट कर देता है। ठीक है, तो यहां पर न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई रोक दो, यूट्रोफिकेशन रुक जाएगा। अगर एल्गी को खत्म करना हो तो आप सब्सटेंस डालते हो कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का यूज किया जाता है एल्गी को खत्म करने के लिए, एल्गी को रिमूव करने के लिए। क्लोरीन इज समटाइम्स यूज्ड इन सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट में वी यूज द क्लोरीन, क्यों? टू अवॉइड द बल्किंग ऑफ एक्टिवेटेड स्लज। एक्टिवेटेड स्लज जो आपकी बायोलॉजिकल स्लज होती है उसी को एक्टिवेटेड स्लज बोलते हैं, वो उसकी बल्किंग को रोकने के लिए, टू अवॉइड द बल्किंग। दो फिनोमेना होते हैं ना हमारे पास, दो ऑपरेशनल प्रॉब्लम होती है एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में। एक होता है स्लज बल्किंग, एक होता है ब्लैंकेट राइजिंग, एक होता है ब्लैंकेट राइजिंग। तो दो फिनोमेना चलते हैं। तो बल्किंग, स्लज बल्किंग को रोकने के लिए हम क्या करते हैं? क्लोरीन यूज करते हैं, क्लोरीन को ऐड कर देते हैं। फिलामेंटस माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर ग्रो हो जाते हैं उसकी वजह से स्लज बल्किंग की प्रॉब्लम आती है। कंपोस्टिंग एंड लगूनिंग आर द मेथड्स ऑफ, कंपोस्टिंग और लगूनिंग जो मेथड्स होते हैं सीवेज डिस्पोजल के होते हैं। कंपोस्टिंग करना हो या आप लगूनिंग करनी हो, दीज आर द मेथड्स ऑफ सीवेज डिस्पोजल। द गैस कमिंग आउट फ्रॉम अ स्लज डाइजेशन टैंक। स्लज डाइजेशन में जो होती है वो अनेरोबिक डिकम्पोजिशन होती है, और अनेरोबिक डिकम्पोजिशन में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, 70% मीथेन होती है और 30% कार्बन डाइऑक्साइड, बाकी इसके अलावा और भी होती है। अब ये अप्रोक्सीमेट 70 और अप्रोक्सीमेट 30 होती है। इसके अलावा H2S गैस होती है और साथ में आपका NH3 अमोनिया गैस भी रिलीज होती है। ठीक है, फॉर द सेम सॉलिड कंटेंट इफ द क्वांटिटी of the sludge, if the quantity of the sludge with moisture content of 97% is x liter, then the quantity of sludge with moisture content of 94% will be। अब देखो जब भी यहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम आएंगी स्लज वाली तो आपको एक बेसिक सा फॉर्मूला लगाना है। बेसिक फॉर्मूला क्या रहेगा आपके पास? डेंसिटी ऑफ द स्लज 1, वॉल्यूम ऑफ द स्लज 1 इनटू में 100 माइनस का मॉइस्चर कंटेंट ऑफ स्लज 1 इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ स्लज 2, वॉल्यूम ऑफ स्लज 2 इनटू में 100 माइनस का मॉइस्चर कंटेंट ऑफ स्लज 2। अब डेंसिटी अगर गिवन नहीं है, क्योंकि सेम सॉलिड कंटेंट की बात कर रहा है, तो हम डेंसिटी को क्या मान के सकते हैं? सेम मान के चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डेंसिटी को हमने सेम मान लिया तो कैंसिल कर दिया। वॉल्यूम इज द क्वांटिटी ऑफ स्लज विद मॉइस्चर कंटेंट, 97% मॉइस्चर कंटेंट और उसका वॉल्यूम है x लीटर। तो V1 है x लीटर, 100 माइनस का मॉइस्चर कंटेंट परसेंटेज में देखना होता है, तो 97 है, जो भी वैल्यू परसेंटेज में होगी। तो हमें क्वांटिटी बतानी है दूसरे स्लज की, यानी यहाँ पर V2 का आंसर देना है, और यहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट कितना है इसका? 94 है। तो 100 माइनस 97 ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ V2, यानी V2 का आंसर कितना आ जाएगा? x/2। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा x/2 लीटर। तो इस फॉर्मूला को ध्यान रखिएगा हमेशा। ठीक है, when there is no recirculation of treated sewage in high rate biological filtration of sewage, then the recirculation factor। देखो recirculation factor की जब हम बात करते हैं, recirculation factor हमारे पास फॉर्मूला होता है recirculation factor का 1 + r डिवाइडेड बाई 1 प्लस का 0.1 r का होल स्क्वायर, ये कुछ फॉर्मूला होता है हमारे पास रिसर्कुलेशन फैक्टर का। रिसर्कुलेशन व्हेन देयर इज नो रिसर्कुलेशन, मतलब रिसर्कुलेशन रेशो, ये रिसर्कुलेशन रेशो होता है QR/Q0। अगर रिसर्कुलेशन रेशो अगर जीरो है, अगर रिसर्कुलेशन रेशो क्या हो? जीरो हो जाए, तो अगर रिसर्कुलेशन रेशो जीरो है तो इन्हें r की वैल्यू जीरो करोगे तो रिसर्कुलेशन फैक्टर का आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। देन रिसर्कुलेशन फैक्टर इज 1। क्लियर है? तो यहाँ पर अच्छा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक्टिव, ये हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे। एक्टिवेटेड स्लज क्या होता है? देखो एक्टिवेटेड स्लज क्या है? स्लज जो सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में बनेगी आफ्टर द एरेशन एंड इट इज रिच इन माइक्रोबियल मास, मतलब इसमें एक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा है, इसमें लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा है, जिसकी हम हेल्प लेते हैं ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन के लिए। तो इसी स्लज को रीसर्कुलेट करते हैं एरेशन टैंक के अंदर। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन किए फ्रेंड्स। जो बाकी के आगे के क्वेश्चन है वो हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे इन क्वेश्चंस को। ठीक है, और कल की क्लास में हमारा जो आगे के पॉइंट जो टॉपिक्स बचे हुए हैं, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, कुछ और थोड़े से ट्रीटमेंट का क्वेश्चन, वो हम उसमें कवर कर लेंगे। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर एंटायर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। सो आज हमारा लेक्चर 4 था, तो कल हम लेक्चर 5 में ये सारे टॉपिक्स को कवर कर लेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।